क्या नाम है एक्ट का जो पढ़ने जा रहे हैं आज? नाम से क्या समझ आ रहा है? प्रोटेक्शन, बचाना। किसे? चिल्ड्रंस, बच्चों को। चिल्ड्रन तो मतलब जानते हैं हम। साधारणतः हमारे पास एक इंडियन मेजॉरिटी एक्ट है 1875 का, वो भी ये कहता है चिल्ड्रन का मतलब होता है 18 से कम आयु के बालक। हमारे पास जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है, वो भी चिल्ड्रन का मतलब यही बोलता है 18 से कम। हमारे पास पॉक्सो है, पॉक्सो भी यही कहता है चिल्ड्रन का मतलब 18 से कम। तो मोस्टली हमारे सारे लॉज जो हैं वो मेजॉरिटी की एज मानते हैं 18 को, और उससे कम वाले सभी क्या माने जाते हैं? चिल्ड्रन। तो ये एक्ट किसके प्रोटेक्शन के लिए है? चिल्ड्रन। किससे प्रोटेक्ट कर रहे हैं? केवल और केवल किससे? सेक्सुअल ऑफेंसेस से। जो लैंगिक अपराध होते हैं उनसे केवल। हमारा पर्सन और हमारी आज का चर्चा का विषय यही है कि ऐसा क्या है जिसके कारण केवल बच्चों के लिए, वो भी केवल सेक्सुअल ऑफेंस से प्रोटेक्शन के लिए हमें एक्ट बनाना पड़ता। कोई भी नया अधिनियम बनता है तो उसके पीछे 100% कोई ना कोई रीज़न रहता है। हमारे पास चाहे महिला के विरुद्ध, चाहे व्यक्ति के विरुद्ध, चाहे मेल के विरुद्ध, चाहे फीमेल के विरुद्ध, चाहे देश के विरुद्ध, चाहे समाज के विरुद्ध, चाहे पब्लिक सर्वेंट के विरुद्ध, जैसे और जितने अपराध हो सकते हैं उन सब के लिए हमने क्या बना रखी है? इंडियन पिनल कोड बना रखी है। इंडियन पिनल कोड में लिखा भी यही है कि एक जनरल पिनल कोड है। जनरल मतलब जितने भी अपराध हो सकते हैं भारत में, उन सब अपराध और उनकी सजा के बारे में हमने कहाँ जिक्र कर रखा है? बीएनएस, आईपीसी में, जो अब क्या बन गया है? बीएनएस। एक ही बात है, आप कोई भी एक समझ सकते। तो हमारे पास पर्याप्त अपराध और उसकी सजा होने के बावजूद, क्योंकि आईपीसी में ऑफ कोर्स प्रावधान होंगे, आया ना, फिर भी हमें अलग से लॉ क्यों बनाने पड़े? सभी लॉज जितने भी अलग से बने, चाहे डोमेस्टिक वायलेंस का बना है, चाहे SC/ST का बना है, चाहे आम, सबके पीछे कोई ना कोई रीज़न है। तो वैसे ही हमें ये जानना है पॉक्सो की ज़रूरत क्या है। आप में से कोई बोलना चाहे तो पहला आपकी है सर। हाँ तृप्ति जी। और इस एक्ट में बच्चों के लिए जो भी मानसिक स्थिति और उसकी परिस्थितियों को देख के जो चीज़ें कर सकते थे, जैसे उनका राज्यों के सामने आना, इन सबके बारे में बताएगा और स्पेशल कोर्ट की बात करेंगे ताकि जल्दी से मामला। गुड। ये सब इसलिए किया गया होगा शायद कि इतनी ज़रूरत है या इतनी ज़रूरत थी। हाँ हिमांशु भाई कुछ बोलना चाहते हैं? ठीक है। तो उनके लिए कुछ स्पेशल प्रोविजन देना जरूरी है, और अगर उनके ऑफेंसेस की ट्रायल के अगर नॉर्मल ऑफेंसेस की तरह चले तो फिर आईपीसी में जो ऑफेंसेस हैं वो लिमिटेड है, मतलब इतना इलेबोरेट करके नहीं बता रखा है, इतने टाइप्स नहीं बता रहा है। जो स्पेशल एक्ट बना है इसमें हर टाइप का ऑफेंस कवर करने की कोशिश की गई है, कोई बचेगा। सारी बात करेंगे, पहले कुछ बातें करते हैं। दूसरी, क्या ये अपराध होते हैं क्या भारत में? पहले तो ये बताओ, क्या आप पहले तो ये बताओ आप में सच्चा कौन कौन है? अभी मेरे सामने तत्काल प्रभाव में कौन कौन सच्चा है? ठीक है, एक पूजा मैडम नहीं है, एक अभिषेक जी नहीं है ना, शिवांशु जी भी नहीं।
अब सच सच बताना, आप में से कौन कौन है जिसके साथ बचपन में किसी प्रकार से सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन या सेक्सुअल अब्यूज का सामना आप में से किया है? मैं तो हूं। आप इसको समझिए। ये रिकॉर्ड्स में नहीं आ सकती। अगर आप ऑनलाइन डेटा चेक करोगे उसमें नहीं मिलेगा, उसमें आपको 10%, 15% ये कर देंगे। एक्चुअल में देखा जाए परिस्थिति आपके सामने है। और क्या आपने गौर किया, ये जितने लड़कियों के हाथ खड़े थे उतने ही, यानी ये कोई ऐसी समस्या नहीं है जो केवल महिलाओं के विरुद्ध हो रही हो। आईपीसी है, पहले से है, कोई दिक्कत नहीं। आईपीसी ने सेक्सुअल ऑफेंसेस को 3 कैटेगरी में बांटा मोटा मोटी। सबसे पहली सेक्शन 509, दूसरी सेक्शन 354 और तीसरी 376 या 5, जो भी आप बोलना चाहें। पनिशमेंट 376। 509 में सजा थी जनरली 1 साल तक का कारावास या जुर्माना या दोनों। 354 में भी वही 1 साल तक। अब 3 साल है, अब देख के मत बोलना कि नहीं सर ज़्यादा है, मैं ओरिजिनली बात कर रहा हूँ। ये पॉक्सो के बाद 3 साल हुई है, पॉक्सो से पहले ये भी कितनी थी? 1 साल। ठीक, ये क्या है सर? बिना छुए होने वाले सारे सेक्सुअल ऑफेंस, विदाउट टच। विदाउट टच सेक्सुअल ऑफेंस हो सकते हैं क्या? हो सकते हैं, जी हाँ हो सकते हैं। जैसे कि ईव टीजिंग प्योरली क्या है? विदाउट टच है। स्टॉकिंग, वॉयरिज्म, आपको ऐसी अवस्था में देखना जब आपको लगता है कि मैं प्राइवेट में हूं और मुझे कोई ये कंडक्ट करते हुए नहीं देख रहा है। दृश्य रतिकता जिसे हिंदी में बोलते हैं, स्टॉकिंग को पीछा करना बोलते हैं। टीका टिप्पणियां करना, कमेंट्स पास करना, सेक्सुअल कलर्ड रिमार्क्स करना, पोर्नोग्राफी शो करना आपको, ये सभी अपराध क्या है? कोई भी टच के साथ नहीं। पॉक्सो से पहले ये सभी अपराध कहाँ आते थे? 509। ठीक है, विदाउट टच सारे अपराध कहाँ आते थे? 50। फिर आता है विद टच। छुआ तो है बट विदाउट पेनिट्रेशन। छुआ तो है पर परवेशन नहीं हुआ है, कुछ भी इंसर्शन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, पार्ट ऑफ बॉडी और पेनिस नहीं हुआ है। किसी भी प्रकार से लिंग का, किसी वस्तु का या किसी भी शरीर के अंग का परवेशन नहीं हुआ है, केवल टच है महिला का सेक्सुअल इंटेंट से। एनी बॉडी पार्ट, इंटेंट क्या होना चाहिए? सेक्सुअल होना चाहिए। ये कहा आता था 354। हालांकि इन्होंने लिखा था आउटरेज द मॉडेस्टी ऑफ वुमेन, एनी क्रिमिनल फोर्स और असॉल्ट विच आउटरेज द मॉडेस्टी ऑफ वुमेन, जो महिला की लज्जा भंग करने के आशय से। अब ये भी नहीं पता लज्जा भंग करने के आशय से क्या होता है, लज्जा भंग की क्या परिभाषा है, बहुत अजीब सी बात बोल रही। और तीसरा अपराध था पेनिट्रेशन या परवेशन, जिसे आप बोलते हैं परवेशन, रेप। 3 कैटेगरी हो गई। बहुत आम बच्चा, एक 5वीं बच्चे को, क्लास के बच्चे को समझाऊं तो समझ आएगा। एक अपराध बिना छुए होने वाले सारे कौन से में आते थे? 509। छूकर होने वाले सारे अपराध 354। जिन्होंने आईपी पढ़ी हुई है वो अब ऐसा मत बोलना 354 ए भी है, बी भी है, सी भी, ये कुछ नहीं था। पॉक्सो जब आया तब ये 2013 के अमेंडमेंट से जुड़े हुए, ये कुछ भी नहीं था। तो हम बात कर रहे हैं पॉक्सो क्यों आया। तो बिना छुए 509, छूकर होने वाले अपराध 354 और पेनिट्रेशन कर दिया तो 370। पहली बात तो महिला के विरुद्ध होने वाले या सेक्सुअल होने वाले अपराधों केवल 3 ही कैटेगरी। बिना छुए कुछ भी करो 509, कुछ भी किसी हद तक जाओ। छूकर पेनिट्रेशन होने तक कुछ भी करो, आपने यहाँ टच किया, आपने ब्रेस्ट पे टच किया, आपने वेजाइने पे टच किया, आपने कहीं भी, सेम ही बात। क्या ये सेम है? नहीं। और
पेनिट्रेशन ऑफ पेनिस, पेनिट्रेशन ऑफ या इंसर्शन ऑफ एनी पार्ट ऑफ बॉडी और इंसर्शन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, ये सब इसी के अंदर, एक के अंदर। तो इन्होंने 3 अपराध बोले और सजा 1 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनों। सिर्फ जुर्माने पे छोड़ा है, 1 वर्ष तक कारावास या जुर्माना या दोनों, सिर्फ जुर्माने पे छोड़ा जा सकता था, फाइन पे ओनली। 7 वर्ष से कम नहीं होगी। रेप की सजा कितनी थी? 7 साल। अभी कितनी है? मिनिमम 10 साल तो मिनिमम। तो सर यही तो पर्सन है कि जब आईपीसी में प्रावधान थे, बिना छुए भी थे, छूकर भी थे, पेनिट्रेशन, तो नया लॉ बनाया ही क्यों? यहां शुरू होती है पॉक्सो की नींव। पहली बात, जब आप 509 पढ़ोगे तो लिखा है कोई व्यक्ति, कोई भी, whoever, वो मेल फीमेल का डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, किसके साथ ऐसा करे। विक्टिम हमेशा कौन हो सकता था? वुमेन। विक्टिम कौन है? वुमेन। यहां भी विक्टिम कौन है? वुमेन विक्टिम। यहां एक्यूज्ड मैन स्पेसिफाइड अलग से, एक्यूज केवल कौन होगा? मैन। और विक्टिम हमेशा कौन होगी? तीनों जगह एक चीज तो क्लियर है, ये अपराध हो किसके साथ सकते हैं? केवल। क्या ये गलत है या नहीं? पहले तो ये बताओ। वर्तमान में भी यही प्रावधान है, ये ऑफेंस केवल किसके विरुद्ध हो सकते हैं? वुमेन्स। क्या मेल के विरुद्ध नहीं होते? अभी कुछ समय पहले की, 2-4 साल हो गए, वैसे तो जालंधर की घटना है, जो रिपोर्ट हुई है उनकी बातें कर रहा हूँ, बाकी तो हमने हाथ खड़े किए तो हम क्या है? मिनक ही तो है, आया ना, सबके साथ हुआ है। पर ये रिपोर्टेड है। एक मजदूर शाम को अपने घर जा रहा था, 4 महिलाएं थी, अच्छे हाई प्रोफाइल घर की, गाड़ी में आई, बढ़िया नशे कर रखे थे, बाहर निकली, मजदूर को पकड़ा और गाड़ी में डाल लिया और बारी बारी चारों ने उसके साथ रेप किया और बाद में उसको बाहर फेंक के चली गई। नशे में थी, बढ़िया नशा किया, उसको भी ज़बरदस्ती मुंह खोल के दारू पिलाई और सेक्सुअल इंटरकोर्स किया और बाद में चली गई। वो थाने गया, साहब मेरे साथ ऐसा हुआ। वो उसका मजाक उड़ा रहे। आदमी की कोई इंटेग्रिटी नहीं है, कोई डिग्निटी नहीं है, कोई ऑफेंस हो ही नहीं सकता। क्या ये अपराध है या नहीं? उनको ज्यादा से ज्यादा रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट में सदोष परिरोध, कि उन्होंने एक जगह उसको बांध के रख लिया या रोक के रख लिया, बस वो सजा है। गलती से कोई क्रिमिनल फोर्स, सभी बेलेबल ऑफेंसेस है, हाथों हाथ बेल। और महिलाओं के खिलाफ पहली बात थाने के अंदर कुछ होता है। क्या है ये? ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट है जो रिपोर्टेड है। एक व्यक्ति ऐसा है जिसके साथ आस पड़ोस की महिलाओं ने बारी बारी रेप किया और जिससे उसके पेनिस से ब्लड आने लग गया और तब जाके उन्होंने उसे छोड़ा। उसने रिपोर्ट की परंतु कार्रवाई कुछ भी नहीं। ये तो मेल की बात है, बड़े लोगों की बात है। चलो आपने मान लिया, आपकी जैसा तरीका है, जैसा भारत में कानून चल रहा है, आपने ये कह दिया हम पुरुष कभी भी सेक्सुअल ऑफेंस के शिकार नहीं हो सकते। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। पर बच्चे, 18 से कम आयु का बालक के साथ ऐसा हो रहा है, उसमें भी आप मेल फीमेल डिस्क्रिमिनेट करोगे क्या? बच्चा तो बच्चा ही है। एक केस है जिसमें एक चाची ने अपने भतीजे के साथ, जो 14 वर्ष का था, उससे डेली रेप करती थी। इसका क्या कहोगे? अब 18 का होते ही तो मेल दोषी हो गया मान लो, पर 18 से पहले भी क्या वही दोषी था? उस चाची का क्या? कोई प्रावधान कानून में ना था, एटलीस्ट अडल्ट्स के बारे में तो अभी भी नहीं है। तो एक जरूरत महसूस हुई कि
बाकी छोड़ो, मेल फीमेल छोड़ो, कम से कम बच्चों को तो एक ही मानो, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, उनके साथ ये होने वाले अपराध। और आप लोगों को सच में, महिलाओं को ऐसा लगता है कि पुरुषों के साथ ऐसा नहीं हुआ होगा या नहीं होता, परंतु वही बात है, जब जो जिसकी जगह है उसी को बता। आपको आपकी परेशानियां बता है तो पुरुषों को अपनी परेशानियां बता। आपको लगता है नहीं होता होगा या कुछ ऐसा, होता है सर, और ये दिमाग से निकलती नहीं है चीज़ें। चाइल्डहुड ट्रॉमास जो है वो दिमाग से निकलते नहीं हैं। हर बच्चे बच्ची के साथ हो रहा है, और इसका कारण भी मोस्टली तो माँ बाप है। तो शेयर करते हैं तो बात दबाने को कहते हैं, क्योंकि करने वाले मोस्टली घर के ही व्यक्ति होते हैं। आपको एक बात बताऊं, अगर याद रख पाओ या समझ पाओ, दिमाग में रख पाओ, ऑफिशियल रिकॉर्ड बता रहा हूं, बच्चों के साथ होने वाले सेक्सुअल ऑफेंस 18 से कम में कितने % आपको लगता है कि आसपास के परिवार के, जानकार के, परिचितों ने, टीचर्स ने, इन्होंने किए होंगे? परसेंटेज बताओ आप। 97% ऑफिशियल डेटा है। 97। आप तो अपने हिसाब से हाईएस्ट बोल चुके, पर समझिए 97%, हर 100 में से 97 केस सेक्सुअल अब्यूज के घर वालों के द्वारा है। भाई कोई चाचा, काकी, मामा, मामी, दादा, दादी, मास्टर, वैन वाले भैया, गार्ड स्कूल का, ये लोग जो आपके जानकार हैं, जिन पे फिड्यूसरी रिलेशन है, जिन पे आपको विश्वास। 97% सर। ओनली 3% केस ऐसे है जिनमें कोई राह चलता बच्चे ने क्या कर लिया, वो उठा के ले गए, वो तस्करी के प्रयोजन से ले गए, किस लिए ले गए, और उनके साथ सेक्सुअली असॉल्ट हुआ, किडनैप कर लिए गए या कुछ। यानी है पापी भी कहाँ है, घर पे ही। और वो घर पे जैसे मेरे साथ हुआ, मैंने घर पे बताया तो मम्मा क्या कहेगी, चाचा है, मामा है, काका है, नहीं करते। मम्मी की तरफ का व्यक्ति है तो मम्मा कह देगी, पापा की तरफ का व्यक्ति है तो पापा शांत करा देंगे, बदनामी होती है अपनी। और वो बच्चे वहीं लेके बैठे हैं और वो ट्रॉमा नहीं जा सकता सर। हाँ, आप बात करेंगे तो चीज़ें निकल जाती है दिमाग से, परंतु हाँ, मन ही मन में रखो तो मुश्किल। 97% घर वाले। तो एक समय आया तो एक एहसास हुआ कि भाई बालकों के संबंध के अंदर तो एटलीस्ट ये डिस्क्रिमिनेशन ना किया जाए, तो एक ऐसा कानून हो जिसके अंदर जेंडर न्यूट्रल हो। विक्टिम मेल भी हो सकता है और फीमेल है, क्योंकि आईपीसी तो किसे विक्टिम बना रहा है, केवल वुमेन्स। तो सर आईपीसी में ही लिख देते, अलग से कानून क्यों बनाया? पर्सन ये भी आता है, क्या लिख देते, विक्टिम जहां लिखा हुआ है कि विद एनी वुमेन ये होता है, वहां लिख देते विद एनी वुमेन और मेल बिलो द एज ऑफ 18 ईयर। हो गया काम खत्म, हो गया। भाई मेल सारे नहीं रखना चाहते तो आप क्या लिख देते, विद एनी वुमेन और मेल बिलो द एज ऑफ 18 ईयर, और ट्रांसजेंडर बिलो द एज ऑफ 18 ईयर। बुरा मत मानो भाई। और क्या कारण रहा होगा सर? सजा कम थी। एक बड़े के साथ अपराध करो, एक मैच्योर महिला के साथ अपराध करो। रेप मुझे तो ऐसा लगता है नामुमकिन है, किसी मैच्योर महिला के साथ, अकेले पुरुष द्वारा किसी अकेली महिला के साथ रेप करना मुझे तो नामुमकिन लगता है। हाँ, बंदूक की नोक पे किसी को डरा के किसी के बच्चे को मार देंगे, वो सब अलग बात है। पर बच्चे के साथ, बच्चे को तो पता ही नहीं लगता क्या हम क्या सिखा रहे हैं। गुड टच बैड टच सिखाना पड़ रहा है, क्योंकि बच्चे को नहीं पता ये क्या हुआ है मेरे साथ। नहीं सिखाना पड़ रहा क्या? क्यों सिखाना पड़ रहा है? इसीलिए तो कि बच्चे को आइडिया नहीं। तो जिसे आइडिया नहीं है कि ये गलत है, उसके साथ अपराध करना कितना इजी है। तो
एक चीज और ध्यान रखिएगा, लॉ पढ़ते वक्त जब भी अपराध करना इजी होगा, विधि क्या करेगी, उसकी सजा बढ़ा देगी। लॉ क्या करेगा, ताकि अगला वह उस प्रकार से, उस इजी वे में अपराध करने से पहले डरे कि इसकी सजा ज्यादा है। आज देखिए समाज के अंदर कुछ हो नहीं हो, एक रेप या सेक्सुअल इंटरकोर्स एडल्ट के साथ हो और एक सेक्सुअल इंटरकोर्स माइनर के साथ हो, डर काहे में लगता है? पॉक्सो लग जाएगा। लगता है कि नहीं लगता डर? क्यों लग पा रहा है? एक ही तो कारण है कि पॉक्सो में सजा ज्यादा है। और वो ज्यादा क्यों है? क्योंकि अपराध करना बच्चों के साथ आसान है। तो एक कारण तो जेंडर न्यूट्रल करना था हमें, वो तो सर आईपीसी में ही हो सकता था। दूसरा कारण क्या था? पनिशमेंट बढ़ाना था, क्योंकि अपराध इजी है तो सजा ज्यादा होनी चाहिए, ताकि सर वो भी आईपीसी में हो सकता था। क्या उसके लिए पॉक्सो क्यों बनाया? नहीं हो सकता था कि आईपीसी में ही? आईपीसी में किया भी तो है अभी 376 क्लोज 3, 16 वर्ष से कम आयु की बच्ची के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स, 376 AB DA DB, ये क्या है? 16 वर्ष 12 वर्ष से कम आयु की बच्ची के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स को सजा ज्यादा कर दी उन्होंने। कर दी या नहीं कर दी? तो ये भी तो कहाँ हो सकता था? आईपीसी। क्या मेरा सब पर्सन समझ पा रहे हो? जब आईपीसी में पर्याप्त प्रावधान थे तो पॉक्सो क्यों बनाया? पहला पर्सन ये था। तो हमने उसके उत्तर निकाले, सर पर्याप्त नहीं थे, वो केवल महिलाओं के अगेंस्ट होने वाले अपराधों को डील करता था, पॉक्सो जेंडर न्यूट्रल है। तो ये बात वहां भी लिखी जा सकती थी, अलग से एक्ट क्यों? दूसरा हमने बात की कि सर इसलिए जरूरत पड़ी पॉक्सो बनाने की कि वहां सजा कम थी, या हमने सजा बढ़ा दी कि बच्चों के साथ करोगे तो सजा ज्यादा मिलेगी। सर ये भी काम कहाँ हो सकता था? आईपीसी में। तो क्वेश्चन अभी भी वहीं रह गया, वाई पॉक्सो? गुड। जब आप सीआरपीसी या बीएनएसएस पढ़ोगे सेक्शन 4, तो वो स्पष्ट कहता है कि आईपीसी के सभी अपराधों पे जो प्रोसीजर लगेगा वो सीआरपीसी का या भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, सभी अपराधों पे, सभी अपराधों पे केवल क्या लगेगा? बीएनएसएस सीआरपीसी। क्या बच्चों के साथ भी, बच्चों के साथ अपराध हो तो उन्हें वैसे ही ट्रीट किया जाना चाहिए जैसे एडल्ट के साथ हो? नहीं। एक तो अपराध हुआ है, फिर वो कोर्ट का ट्रीटमेंट, वो पुलिस का ट्रीटमेंट जो हमारे साथ अपराध होने पर हम झेलते हैं। इन्होंने बोला नहीं, इसलिए इनके लिए क्या बनना चाहिए? एक टोटली अलग ही कानून बनना चाहिए। सर समझ नहीं आया अलग क्यों? तो होल्ड रखो, थोड़ी देर दिमाग के अंदर ये पर्सन रखो, मैं अभी बताऊंगा आपको कि ये अलग से पॉक्सो क्यों। क्लियर? इन्होंने ज्यादा कुछ नहीं किया, जो अपराध थे उन्हीं को ही इसको नाम दे दिया। जो बिना छुए अपराध है सेक्सुअल हरेसमेंट, इसको नाम दे दिया सेक्सुअल असॉल्ट, और इसको नाम दे दिया पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। हिंदी वाले लैंगिक उत्पीड़न, बिना छूने होने वाले अपराधों को छूना परंतु प्रवेशन नहीं है तो लैंगिक हमला, और प्रवेशन हो गया है तो प्रवेशन लैंगिक हमला। नाम बहुत ही सिंपल रख दिए, लैंगिक उत्पीड़न, लैंगिक हमला, प्रवेशन लैंगिक हमला, सेक्सुअल हरेसमेंट, सेक्सुअल असॉल्ट और पेनिट्रेटिव। केवल सजा बढ़ाना या केवल जेंडर न्यूट्रल करना? क्योंकि आप में से किसी से भी पूछा जाएगा एग्जाम में कि भाई आईपीसी होने के बावजूद क्यों आया पॉक्सो, तो दो ही बातें लिखोगे आप, जेंडर न्यूट्रल बना दिया सर, अपराध बहुत हो रहे थे तो सजा बढ़ा दी सर। तो ये केवल दो ही कारण है क्या? दो कारण तो है, पर केवल यही कारण है क्या? नहीं, वो हम बाद में पढ़ेंगे कि भाई आईपीसी में टोटली प्रोसीजर लगता था, बीएनएसएस का बच्चों के साथ सेम वे में डील नहीं किया जा सकता, तो आपकी उनको डील करने के लिए अलग से एक प्रोसीजर बनाया गया, जो कि कहाँ है? पॉक्सो। सर 2012 में क्यों? निर्भया केस से तो पहले ही लागू हो गया था। निर्भया केस 16 दिसंबर का है शायद, आया ना, और ये 14 नवंबर को तो लागू ही हो गया। बन गया था कब? 19 जून को, 19 जून को बन गया।
तो 2012 में क्यों? इसकी नींव रखी गई है लगभग 1992 के करीब। कब रखी गई है? नींव का मतलब समझिए। गोवा में एक एक्ट बना 2003 में, गोवा चिल्ड्रंस एक्ट, गोवा चिल्ड्रंस एक्ट 2003 में। उसमें यही प्रावधान थे, बच्चा चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, अगर उनके साथ अपराध होगा तो आपको हीनियस क्राइम माना जाएगा और अच्छी भली सजा मिलेगी। सर गोवा में ही क्यों? गोवा का एक केस है, फ्रेडी पीट्स नाम का एक व्यक्ति है, इसके बारे में जानते हैं अब थोड़ी देर, है ना, 5-10 मिनट, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, 5-10 मिनट जानते हैं, जानना जरूरी है। अगर पॉक्सो जानना है तो कुछ चीज़ों पे बात करनी है। एक ऑर्फनेज था गुरुकुल ऑर्फनाइल नाम से, या गुरुकुल ऑर्फनेज नाम से, गुरुकुल अनाथ आश्रम नाम से। उनको जर्मनी के एक व्यक्ति थे फ्रेडी पीट्स, क्या नाम है? फ्रेडी पीट्स, वो चलाते थे। दिखने में बहुत सज्जन इंसान, और फ्री ऑफ कॉस्ट अगर आप अनाथ आश्रम चलाते हो तो ये अच्छी चीज़ है, यही समाज में देखा जाता है। 1972 के करीब उन्होंने ये ऑर्फनेज स्टार्ट किया। कब स्टार्ट किया? 1972। 1972 से मैं बात कर रहा था अभी थोड़ी देर पहले 1992 की, तब तक उन्होंने लगभग 300 के करीब बच्चे वहाँ रहे, वहाँ रुके, वहाँ पढ़े, वहाँ बड़े हुए, और वहाँ से अपने अपने काम में लग गए, कोई गवर्नमेंट जॉब में, कोई प्राइवेट में, कोई कहाँ कोई कहाँ कोई कहाँ। कितने बच्चे? लगभग 20 साल में 300। 300 ही बहुत होते हैं सर, 300 कम थोड़ी होते हैं। वो हाथों हाथ थोड़ी जा रहे हैं, बचपन में आया है तब से लेके बड़ा होगा, 18, 19, 20 साल का होगा तब तक वहीं रहता है, तो वो तब तक थे। बहुत सज्जन व्यक्ति लगते थे दिखने में, सब कुछ ठीक था। उनका गुरुकुल था, कोलवा नाम का एक गांव है गोवा के अंदर। क्या नाम है? कोलवा। हाँ, गांव में वो चलाते थे शुरू में, गांव की ज़मीन थी उसके अंदर। फिर उनके पास थोड़े बहुत पैसे आए, दिखने में लगता है कि ज़रूर कोई डोनेशन वगैरह आया होगा, परंतु ऐसा नहीं था रियलिटी में। पैसे आने के बाद उन्होंने अपना रेजिडेंस चेंज कर लिया। मडगांव नाम सुना है आप सबने? EIB का अगर आपको एग्ज़ाम देना है तो अगली बार मडगांव सेंटर भरिएगा, गोवा से जस्ट नज़दीक है, घर वाले मना भी नहीं करेंगे। कहाँ जा रहे हो? पेपर देने। कहाँ आया है सेंटर? मैं क्या करूँ, मडगांव आया है। देना ही पड़ेगा, कोई इलाज ही नहीं है, कम से कम इस बहाने से ही घूमिया हुआ। ठीक है, सेंटर कहाँ बढ़ना है? मडगांव। मडगांव में एक जगह है, कस्बा है फतोरदा, FATORDA, फतोरदा, फातोरदा, सब अलग अलग है। वहाँ पे उन्होंने 2 BHK एक फ्लैट ले लिया। कुछ साल कहाँ चला? कोलवा में, फिर कहाँ फ्लैट ले लिया? फतोरदा में। ये एक इम्पोर्टेंट बात नहीं। फतोरदा में उनके एक पड़ोसी हैं, SR वरदराज, वो असिस्टेंट माइनिंग इंजीनियर है। वो, उनकी वाइफ, उनका बच्चा, छोटा बच्चा है, वो वहाँ रहते हैं उस गुरुकुल के पास में। गुरुकुल याद आई गया फ्रेडी पीट्स। वो बच्चा एक दिन खेलने के लिए, क्योंकि पास में गुरुकुल है, वहाँ बच्चे हैं, तो वहाँ गया हुआ था। उस दिन वो थोड़ा सा शाम को लेट आया। वो बच्चे को कॉइन और स्टाम्प इकट्ठे करने का, कलेक्शन का शौक था। जब वो आया तो उस समय 1991 में उसके पास 4 रुपए के स्टाम्प थे। उस समय 4 रुपए बहुत होते, बहुत ऐसे खुश था। क्यों? क्योंकि उसको स्टाम्प कलेक्शन का शौक था और उसे स्टाम्प मिले। मैंने पूछा कहाँ से लाया, कि उन्होंने दिए, फ्रेडी पीट अंकल ने। थोड़ी देर बाद उसको अपने पेनिस पे पेन महसूस हुआ और उसने मम्मा को बताया। मम्मा ने देखा, मम्मा ने मलहम, ऑइंटमेंट, जो भी आप बोलते हैं, वो लगाया, दवाई।
और पिताजी जब ड्यूटी से घर आए तो पिताजी को बताया कि ऐसा ऐसा कुछ है। पिताजी ने देखा, पिताजी ने पूछा क्या हुआ बेटा, वो बोला नहीं। ठीक है, अब बच्चा था तो पिताजी भी समझदार थे, ज़्यादा उन्होंने कुछ, इतना ज़रूर दिखा कि उस पे पेनिस पे स्क्रैचेज वगैरह थे, उन्होंने कुछ ज़्यादा पूछा नहीं। मम्मा ने बताया कि कहाँ गया था, कि वहाँ गया था फ्रेडी पीट्स के पास, और 4 रुपए की स्टाम्प भी है इसके पास, वो भी लेके आया है, और जब से आया तब से रो रहा है, दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है। रात का समय था तो उसने डिस्टर्ब करना उचित नहीं समझा। सुबह उठते ही वो कहाँ गया, फ्रेडी पीट्स के घर, गेट बजाया, गेट किसी ने खोला नहीं, बाहर उसी गुरुकुल के बच्चे खेल रहे थे। उन्होंने बोला कि अंकल कोई है नहीं यहाँ पे, कि कहाँ गए हैं, कि बाहर गए हैं, पता नहीं कहाँ गए। उसको समझ नहीं आया, वो वापस घर आया, बच्चे को वापस बिठाया। वो तो सोच रहा था उससे पूछ लूँगा, वो मिला नहीं तो अब उससे ड्यूटी जाए तो जाए कैसे, ड्यूटी जाने से पहले क्लैरिटी चाहिए। बच्चा दे नहीं रहा तो उसके पास गया, वो नहीं मिला तो वापस बच्चे के पास। बेटा बता क्या हुआ, प्यार से समझा के बुझा के जैसे भी उसे काम करके उससे पूछा। उस बच्चे ने सारी बात उगल दी कि वो अंकल है, वो मेरे को बोला कि न्यूड हो जाओ, फिर मैं स्टाम्प दूंगा, फिर उन्होंने मेरे पेनिस के साथ छेड़खानी की वगैरह वगैरह, ये सब बता दिया। आग बबूला तो हुआ, पर वही समाज के अंदर क्या बोलेंगे, क्या करेंगे, बच्चे की बदनामी होगी, लोग क्या कहेंगे, बच्चे को टॉर्चर किया जाएगा, स्कूल के अंदर बोलेंगे इसके साथ ऐसा हुआ, ऐसा ऐसा छेड़ेंगे। तो उसने चुप रहना ही उचित समझा। पर दिमाग में एक बाप की बात तो रहेगी कि ये था गलत। सुबह सुबह अगले दिन मॉर्निंग वॉक पे, 1-2 दिन बाद मॉर्निंग वॉक पे जा रहा था तो उसके एक पुराने मित्र थे जो DYSP थे, संतोबा देसाई ऐसा कुछ नाम, अपने नाम से मतलब नहीं, वो भी मॉर्निंग वॉक पे उन्हें मिले। उसने कई देर बात हुई और बात के अंदर अपने मन की बात निकल ही जाती है कि हाँ ये उचित व्यक्ति है जिससे पूछा जा सकता है कि अगर मैं बताऊं तो क्या होगा, क्या बच्चे का नाम रिवील होगा, क्या ऐसा होगा, वो होगा, हमारी बेइज्जती होगी। तो उन्होंने कहा हम पूरी प्रयास करेंगे कि आपके बच्चे का नाम रिवील नहीं हो, और ऐसे व्यक्ति को तो पकड़ाओ भाई। आपका बच्चा तो चलो ठीक है, वो गुरुकुल चला रहा है, तो वहाँ कितने बच्चे हैं जिनके साथ ऐसा हो रहा हो, आप आओ FIR दर्ज करो। वो अगले दिन गया, FIR दर्ज कराई, बच्चे की स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाए, पुलिस वहाँ गई, छानबीन की गुरुकुल की, और बच्चों के एविडेंस भी ली। छानबीन के अंदर वहाँ 2000 के करीब फोटोग्राफ्स मिले जो बच्चों के थे और अश्लील अवस्था में। बच्चे भी नंगे, बच्चों के साथ, बच्चे फ्रेडी पीट्स के साथ, बच्चे और दूसरे फॉरेनर्स के साथ, बहुत सारी वीडियोस, बहुत सारे मतलब फुटेज थी। अश्लील सामग्री भी मिली, कुछ दवाइयाँ सेक्सुअल पावर इंक्रीज करने वाली वो भी मिली, पत्ते के पत्ते ही। पुलिस ने जब्त किया, केस चला, बयान दर्ज हुए। पुलिस को लगा या कोर्ट को लगा कि इतना आसान नहीं है, तो मामला CBI तक भी गया। CBI ने एक्सपर्ट्स की मदद ली, एक्सपर्ट्स के खुद की स्टेटमेंट है। हालांकि एक एक्सपर्ट है जिनका आप घर जाके देखिएगा, फ्रेडी पीट्स नाम डालोगे, फ्रेडी पीट्स केस, तो एक एक्सपर्ट, हालांकि 700-800 व्यूज़ हुए होंगे उस आदमी के, उनमें से एक तो मेरा ही है। आज से 2-4 साल पहले की वीडियो है, और व्यूज़ कितने उस वीडियो पे, क्योंकि काम की चीज़ हमारे लोग देखते नहीं। 700, 500, 600, 700 व्यूज़। उन्होंने स्टोरी बताई, 9 मिनट का वीडियो है, कि मेरे खुद के रोंगटे खड़े हो गए। वो एक्सपर्ट है, CBI ने उनकी मदद ली थी चेक करने क्या है, कैसा है आदमी, मेंटलिटी क्या है, किस प्रकार का व्यक्ति है, ये चेक करने। साइकेट्रिस्ट होंगे कोई, उसने एक्सपर्ट्स ने सारी बात बताई, उन्होंने चेक किया,
सीबीआई के पास केस जाने के बाद बच्चों के बयान भी लिए गए कोर्ट में। बच्चे अलग अलग थे। एक बच्चा तो अपनी स्टोरी बताता है कि मैं, मेरी माता दो अलग अलग ही रहते थे। माता जी के पास मुझे पालने के लिए पैसे थे नहीं, तो उन्होंने मेरे को फ्रेडी पीट्स के पास छोड़ दिया बचपन में ही। फ्रेडी पीट्स घर के अंदर मोस्टली नग्न ही रहता था, बिना किसी कपड़े के। जहाँ वो बच्चे हैं, हर टाइम पे 30-40 बच्चे होते ही थे, वो कभी कपड़े नहीं पहनता था घर में। और ये भी बताया गया बच्चों द्वारा कि हमें भी नहीं पहनने देता था। हर रात को कम से कम 3-4 बच्चे वो अपने रूम में ले जाया करता था। बच्चों के साथ भी जो वो कर सकता था और बच्चों के द्वारा भी जो वो करवा सकता था, वो सब करवाता था। उस एक बच्चे ने तो ये तक बोला कि मैंने अपनी मम्मा को जाके बताया मेरे साथ ऐसा हो रहा है, तो मम्मी ने कहा बेटा जैसा हो रहा है सहन करता रहे, मेरी हालात नहीं है तुझे मैं पाल पाऊं। और कहा मम्मी को बताने के बाद भी जब तक मैं मेजर नहीं हो गया, 14 साल की उम्र में बताया, और आज तक मैं वहीं ही रह रहा हूँ वो सब सहन करते हुए। और घर पे बताने के ये भी हालात हो जाते हैं दुनिया के। हम कितने सुखी लोग हैं समझिए जीवन में कि अपनी माँ को बताने के बाद माँ अपने बच्चे को ये बोल रही है कि जो है सहन करता रहे बेटा, और कोई इलाज नहीं है पालने। ये ऑफिशियली रिकॉर्डेड स्टेटमेंट्स है कोर्ट के अंदर। ऐसे ही सब बच्चों के एविडेंस लिए गए, सब बच्चों का वही कहना। ये इतने में नहीं धापा, ये तो उसकी हो गई खुद की। इन्हें पीडोफाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पीडोफाइल। पीडोफाइल जो बच्चों के प्रति सेक्सुअली अट्रैक्ट होते हैं, ऐसे लोग। इसके और भी पीडोफाइलिक जानकार थे। एक नील जॉनसन नाम का व्यक्ति था, एक कोई सबन नाम का व्यक्ति था। बाहर से आते फॉरेनर, ये नील जॉनसन तो हर साल में 3 से 4 महीने इंडिया में रहता, गोवा में। वहाँ आता, उन 30-40 बच्चों में से कोई बच्चा सेलेक्ट करता, फिक्स एक होटल था वहाँ ले जाता, और 3-4 महीने उस बच्चे के साथ वहीं रहता, सेक्सुअल इंटरकोर्स करवाता, वो सेम ही था। जाते वक्त उसे कपड़े, बच्चे को टॉफियाँ, चॉकलेट्स बढ़िया कुछ दिला के चला। फिर 9 महीने अपने घर, फिर 3 महीने वापस भारत। तो ऐसे फ्रेडी पीट्स बच्चों को पैसे के बदले में भेजा भी करता था। जितने भी पीडोफिलिक थे वो उसके कॉन्टेक्ट्स में थे। वो आता, बढ़िया सेज सजाता, ये बच्चे हैं इनमें से ले जाओ जो भी ले जाने। लोग ले जाते 2-2 महीने 3-3 महीने के लिए, क्योंकि माँ बाप है नहीं, अनाथ आश्रम में, ऑर्फन एज है, कोई धनी धोरी है नहीं, कोई पूछने वाला है नहीं। बच्चे बोले तो बोले किसे, बच्चों को पता नहीं क्या सही क्या गलत। उन्हें लगता है, बच्चों को ये लगता है यही होगा जो होता है। जब घर पे भी बता के देख लिया तो भी कुछ नहीं है, तो बच्चे को तो एहसास ही नहीं है क्या। पर वो एक व्यक्ति सुबोध कुमार नाम का लड़का, जिसने अपने पिता को बताया, उनकी FIR से बात उजागर हुई। सारी इन्वेस्टिगेशन सब किए, 2-2, 3-3 हज़ार फोटोएं जो हम आप देख भी नहीं सकते, ऐसी इस फोटो, वो भी बच्चों के साथ। तो बहुत ज़्यादा गोवा गुस्से में रहा, क्योंकि कुछ बच्चे थे, 200-300 बहुत होते हैं, जो वहाँ से पढ़ के निकल चुके थे, उनके मन में भी उबाल था। वो भी सब उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट में शामिल हुए। बढ़िया गोवा में प्रोटेस्ट हुआ। इन सब के बाद वहाँ की सरकार जनता के दबाव में आकर इन सबको तो सजा हुई LI। इनमें से एक तो दौड़ गया, बेल पे गया था, वापस कभी आया ही नहीं। जो सबन नाम का एक मुस्लिम व्यक्ति था, वो वापस कभी इंडिया आया ही नहीं। और ये खुद लगभग कुछ वर्षों की जेल काटने के बाद जेल में ही मर गया। और मरने के कारण शायद आप जान सकते हैं, जेल में रेपिस्ट के साथ कुछ अच्छा बर्ताव तो नहीं होता है। अगर आप रेप के केस में जेल में जा रहे हैं तो ये तय रखिएगा, भारत में आपको रेप का सामना वापस करना पड़ेगा। कुछ समय के बाद इस फ्रेडी पीट की भी मौत हो गई। पर गोवा इस दिन को नहीं भूला। गोवा में कानून बनाया गया, गोवा चिल्ड्रंस एक्ट 2003।
और उसमें व्यवस्था की गई कि भाई आप इतने दिन तो क्या कह रहे थे कि सिर्फ वुमेन के साथ ही अपराध हो, आईपीसी तो यही कह रही थी इन बच्चों के साथ जो अपराध हुआ उसकी सजा, उन पे मुकदमे भी क्या लगे भाई, पनिशमेंट तो डेथ पनिशमेंट होनी चाहिए थी ऐसे आदमी, उन पे मुकदमे ही क्या लगे, किसी पे वो क्या कहते हैं किडनैपिंग, किसी पे क्या, किसी पे रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, हर्ट, ये मुकदमे लगे थे उन पे, लाइव डिजीज फैलाना, ये फलाना डिगर, क्योंकि मेल के साथ होने वाले अपराध तो अपराध है ही नहीं, सेक्सुअल ऑफेंस उस वक्त तक तो नहीं थे। आईपीसी तो केवल किसको विक्टिम मानती है, वुमेन। तो गोवा में सरकार को सबसे पहले लगा कि मेल चाइल्ड के साथ भी अपराध हो सकता है और ऐसे व्यक्ति को जो मेल बच्चे के साथ करता है उसे भी तो क्या मिलनी चाहिए, सजा मिलनी चाहिए। तब उन्होंने एक एक्ट बनाया जो जेंडर न्यूट्रल था, चाहे मेल के साथ हो चाहे फीमेल के साथ हो, दोनों को सजा मिलेगी। विक्टिम भी दोनों हो सकते हैं और एक्यूज भी मेल फीमेल दोनों। पहली बार किसने ये प्रावधान किया, गोवा चिल्ड्रन एक्ट 2003। आ रही है बात समझ, वो जेंडर न्यूट्रलिटी की तरफ गए और उन्होंने सजा भी बढ़ाई इसकी। ये दोनों काम किस एक्ट ने कर लिए, गोवा चिल्ड्रन एक्ट ने कर लिए। समय के साथ उसी 1992 में जब वो पकड़ा गया, उसी 1992 में भारत एक यूएन के कन्वेंशन में गया था। यूएन तो जानते हैं आप सब, संयुक्त राष्ट्र, यूनाइटेड नेशन, उसके मेंबर हैं हम भी। वहाँ के सदस्य देश, वहाँ समय समय पर कुछ कन्वेंशंस होती रहती है। उन कन्वेंशन में कुछ बिल बोलो या कुछ विचारधाराएं पास होती है। जो जो राज्य उन पे हाँ करते हैं, राज्य का मतलब देश, उनको वैसे कानून बनाने पड़ते हैं। हम भी वहाँ गए थे, हमने भी उस वक्त कन्वेंशन हुई बालकों के अधिकारों से संबंधित। कब हुई, 1992। भारत ने भी उस पे क्या कर दिए थे, साइन, कि हम भी हमारे देश के अंदर बालकों की अधिकारों को सुरक्षित रखने के संबंध में कानून बनाएंगे। तो डबल प्रेशर हो गया। एक तो गोवा में हम इंसिडेंट देख ही चुके, गोवा में कानून बना भी लिया, एक इंटरनेशनली भी हम क्या करवाए। ये जितने भी कानून हैं जो महिलाओं बच्चों इनसे संबंधित है, ह्यूमन राइट संबंधित है, भारत में ये बने हैं 100% बाहरी प्रेशर से। भारत ने कभी कानून खुद से नहीं बनाए, हर बार इंटरनेशनल फॉर्म पे हम कुछ साइन करके आए हैं, फिर इंटरनेशनली यूनाइटेड नेशन से हम पे दबाव आया है कि भाई आपने कह तो दिया हम कानून बनाएंगे, बनाया क्यों नहीं, तो हमें कानून, हम ह्यूमन राइट जानते ही नहीं, हम महिलाओं के वुमेन्स राइट जानते ही नहीं, हम चिल्ड्रन राइट जानते ही नहीं। ये बार बार विदेशी जो संस्थाएं हैं जिनके हम सदस्य हैं, उनके कहने पे, उनके दबाव में हम क्या बनाते हैं, कानून बनाते। पॉक्सो का भी यही परिणाम है। आप पॉक्सो पढ़ लेना, आप जेजे पढ़ लेना, आप कुछ भी पढ़ लेना, जो भी स्पेशल महिलाओं बच्चों से रिलेटेड कानून है ना, उसमें आपको लिखा मिल जाएगा। उसकी प्रीएम्बल में, प्रीएम्बल जानते हो उद्देशिका, जैसे ये संविधान की क्यों बना, उसमें लिखा मिल जाएगा क्योंकि हमने इंटरनेशनली इस जगह साइन कर दिया था, इसलिए हमें कानून बनाना पड़ा। ये लिखना पड़ता है इनको। खुद बेशरम अपने आप को बताते हैं हम क्यों कानून बना रहे हैं, क्योंकि इंटरनेशनली दबाव है हमारे पे, खुद से नहीं मनाते। ये एक इंसिडेंट है। क्या ये बंद हो गए? नहीं सर, ऐसे हजारों इंसिडेंट हैं हमारे भारत में। भारत, इंडियन भारत। हमारे बिहार में एक मुजफ्फरनगर है, वहाँ एक शेल्टर होम था, टाइम हो गया अब तो उस बात को। उस शेल्टर होम में जितनी भी महिलाएं थी उनमें से लगभग 90% ने ये कहा कि यहाँ का जो संचालक है उसने हमारे साथ क्या किया है। जितनी भी बच्चियां थी उन्होंने कहा सेक्सुअल इंटरकोर्स किया है। उस व्यक्ति को या उस संभालने वाले को वहाँ सजा तो मिली है लाई, पर आपको पता है वहाँ से 11 महिलाएं और 4 बच्चियां आज भी गायब है, और लैक ऑफ एविडेंस के चक्कर में उन व्यक्तियों को इस बात की सजा आज भी नहीं मिली। एलआई में जरूर है, वो एलआई में है रेप के लिए, पर वो 11 महिलाएं और 4 बच्चियां आज तक मिसिंग है। बेच खाया उसने,
क्या पता उन्होंने सुसाइड कर लिया, क्या पता उसने मार दिया, क्या किया, कोई आइडिया नहीं। अभी 2026 में गोवा में ही बीजेपी का एक म्युनिसिपल काउंसलर है, पार्षद तो जानो, उसका बेटा है सोहन सुशांत नायक। मार्च की बात बता रहा हूं, 2026 की। उसे अरेस्ट किया गया। एक दिन भाई साहब 20-21 साल का ही लड़का है, पैसे वाला परिवार है, बढ़िया। एक दिन बढ़िया दोस्तों के साथ बैठ के दारू पी रहा था, एंजॉय कर रहा था, नशा ज़्यादा हो गया तो महिलाओं की बात चली होगी, उसने अपना फ़ोन निकाल लिया और सारे दोस्तों के सामने वीडियोस दिखाने लगा। कम से कम 25 से 30 बच्चियों के, महिलाओं के नहीं, बच्चियों के उसने वीडियो दिखाए उनके साथ सेक्सुअली इंगेज होते हुए, सेक्सुअली इंडल्ज होते हुए। उन सब बच्चियों को वो ब्लैकमेल करता था, ब्लैकमेल करके अपने साथ, अपने दोस्तों के साथ फिर से सेक्सुअल इंटरकोर्स करने या जो भी वो डिमांड करे वो पूरी करने के लिए कहता। उन दोस्तों में से ही कोई एक ऐसा था जिसको देखते ही अंदर से ऐसे प्राण ही निकल गए कि ये क्या आदमी है। और वो बात फैलती आम जनता में फैली और जनता ही जाके, कोई केस नहीं हुआ, जनता ही जाके थाने के बाहर खड़ी हो गई कि इसको पकड़ो साढ़े। फिर पुलिस ने एक्शन लिया, उसे अरेस्ट किया। उसके बाद 3 बच्चियां सामने आई और उन्होंने उस पर FIR भी दर्ज कराई। अभी मामला चल रहा है। बच्चियां बहुत इजी टारगेट है, बहुत इजी टारगेट है। और वो बच्चियां खासकर जिन्हें घर वाले इतना भाव नहीं देते। थोड़ा सा भी कहीं से पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया, थोड़ा सा भी प्यार भरी बात होगी, थोड़ा सा भी किसी ने पॉजिटिव बोल दिया, पॉजिटिव रख लिया, उस तरफ धुल जाती है बच्चे। और ये फिर ब्लैकमेल वाला काम है ही। इंसानों का ज़मीर तो अब बचा ही नहीं। ये अभी की बात बता रहा हूँ, 2026 पॉक्सो है तो भी ऐसा नहीं है इंसिडेंट बंद हो गए। पर क्या जरूरत थी, हम ये बात कर रहे थे। जी हाँ, जरूरत थी, जरूरत है भी। वर्तमान में ऑफिशियल रिकॉर्ड बता रहा हूँ, हम सब ने हाथ खड़ा किया, यानी लगभग 90% लोगों के साथ बचपन में सेक्सुअल, कुछ 90, ये तो मैं बोल ही रहा हूँ, ज़्यादा ही है इसकी। परंतु ऑफिशियल रिकॉर्ड के अंदर भी 70,000 से 80,000 बच्चों के साथ हर साल भारत में क्या होता है, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन होता है। पॉक्सो के मामले दर्ज होते हैं, एक्सप्लॉयटेशन छोड़ो, पॉक्सो के मुकदमे दर्ज होते हैं। हम सब ने हाथ खड़ा किया। हम में से मुकदमे कितनों ने किए? तो मैं मुकदमे की बात नहीं कर रहा, मुकदमे तो होते ही नहीं है, लाखों में एक होता है। भारत में सबसे ज़्यादा यूथ है, 43 करोड़ यूथ है, 43 करोड़ 43 करोड़ लगभग सबके साथ हुआ है। परंतु ऑफिशियली रिकॉर्ड है, हर साल के अंदर 70,000 तो क्या होते हैं, पॉक्सो केस दर्ज होते हैं। जब पॉक्सो बना तब नहीं थे, तब 25-30 हज़ार ही थे, अब कितने हो गए? इसके कारण भी बहुत सारे बढ़ गए। मीडिया, सोशल मीडिया, एक दूसरे तक पहुंच, बच्चों के पास फोन आना। ज़्यादा इस बारे में बोलूँगा तो ये उल्टे नेगेटिव वाली बात शुरू हो जाएगी, परंतु बात यही सत्य है। बच्चों की अप्रोच एक दूसरे तक, बाहरी लोगों तक, बाहर के लोगों तक बहुत आसानी से हो गई। ग्लैमर की दुनिया, सोशल मीडिया की दुनिया, कंपटीशन चलता है आजकल। 9वीं-10वीं बच्चे, तेरे कितने बॉयफ्रेंड, बहुत अजीब सी बात है ये। कितने, कौन नहीं, कितने। दुनिया पता नहीं किस मोड़ पे जा रही है और ये अंततः किसी ना किसी पॉक्सो के केस में ही आता है। हर बच्चे के साथ, हर व्यक्ति के साथ कहीं ना कहीं अपराध हो रहा है, इसलिए हमें काय की जरूरत पड़ी, पॉक्सो। समझ आ रहा है क्या जरूरत है क्या इसकी? एक तो जेंडर न्यूट्रल करना बहुत जरूरी है।
एक सजा बढ़ाना, क्योंकि ये अपराध, और उनकी सजा ज़्यादा बढ़ाना जो घर वाले कर रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा इजी किसके टारगेट है बच्चे। बाहर वाला तो कैसे ले जाएगा घर से बच्चे को उठा के, ज़्यादा इजी टारगेट है घर वालों के लिए, जो कुछ समय के लिए आए हैं, जो या घर में नज़दीकी हैं किसी प्रकार की, या किसी प्रकार से टीचर है या कुछ है। कितने ही टीचर पकड़े जा रहे हैं, नाम ही बदनाम टीचर का, नंबर्स के लिए, पेपर के लिए, पास करवाने के लिए, या स्टूडेंट सबसे खास स्टूडेंट होने के लिए। अभी कितनी न्यूज़ हम पढ़ते हैं, सरकारी स्कूल के टीचर, सरकारी स्कूल के, प्राइवेट के। इसीलिए बच्चों को अब गुड टच, बैड टच ये सब कंपलसरी हो गया है, क्योंकि अभी तो, क्योंकि इंसान पे भरोसा करके तो हम कुछ कर ही नहीं सकते सर। किस पे भरोसा? 97% पे भरोसा करेंगे, ये तो भरोसे वाला आदमी, बच्चा भेज दो इसके साथ। 97% केस में वही तो अपराधी है, कहाँ भेज दो। आज आप ऐसे हालात हो गए हमारे भारत के, 4-5 साल की बच्ची को भी किसी आस पड़ोसी के पास नहीं छोड़ के जा सकते हम, 5 साल की बच्ची को भी सर। मर्यादा ये सब तो एकदम ही जमीन के अंदर धस गई है। 4 साल की बच्ची को, ऐसी न्यूज़ भी आती है कि पिता ने अपनी बच्ची के साथ रेप किया। इससे बुरा क्या हो सकता है? 1 साल की बच्ची के साथ, 2 साल की बच्ची के साथ, 3 साल की बच्ची के साथ, इसका क्या करें? ये मानसिक विकलांग लोग हैं, इनको तो हमारे एक जूरिस्ट थे गोडार्ड, उनके हिसाब से काम करना चाहिए कि इनका इलाज नहीं है, इनका मारना ही इलाज है। वो बोलते थे अगर शरीर में कैंसर हो जाए, अभी हमने पढ़ा ना कल परसों, हेट द क्राइम नॉट द क्रिमिनल, वो उल्टा बोलते थे कि शरीर किसी अंग में कैंसर हो तो क्या करेंगे? काट डालेंगे। तो ये कैंसर है, ये अंग समाज के, समाज पूरा एक शरीर है और ये लोग कैंसर है, काट दो। साथ में लेके थोड़ी घूमते हैं, पूरा समाज खराब हो जाएगा इससे। तो ऐसे लोगों के लिए कानून बना, दैट इज प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट। कब बना हुआ है? 2012। क्लियर? 2012 में एक्ट नंबर कौन सा है सर? 30 2000। डेट ऑफ कंसेंट, राष्ट्रपति महोदय की सहमति कब मिली सर? 19 जून 2012। डेट ऑफ इन्फोर्समेंट लागू कब से है सर? चिल्ड्रंस डे पर लागू किया गया। बहुत सोच समझ के कब लागू किया गया? बाल दिवस पर। बाल दिवस जानते हो हमारे भारत में कब मनाया जाता है? 14 नवंबर। तो ये कब लागू हुआ? 14 नवंबर 2012। 14 नवंबर 2012 से लागू है हमारे भारत में। कहाँ लागू है? संपूर्ण भारत में। पहले सिर्फ गोवा में एक्ट था, अभी कहाँ है? पूरे भारत में अधिनियम। सेक्शन कितने हैं सर? 46। चैप्टर बता दो पहले तो। 9 टोटल सेक्शंस 46। स्केड्यूल ये सब मैं बता चुका क्या होते हैं। चैप्टर्स एक प्रकार की बातों को एक अध्याय में रख दिया जाता है। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे लॉज हैं, बहुत सारी बातें हैं जो एक ही तरीके की बात के बारे में हैं, उन सबको एक अध्याय में रख दिया जाता है। यानी यहाँ पे कितने अध्याय हैं? 9। और हर एक डिफरेंट बात को एक अलग नाम दे दिया जाता है, एक अलग कोड दे दिया जाता है, जिसी को बोलते हैं सेक्शन। कितने सेक्शन है? यानी इसमें अलग अलग 46 प्रकार की बातें हैं। और स्केड्यूल अटैच लिस्ट कितनी है? एक। कोई खास नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक बार रीड करने जितनी। आर्म फोर्स में कौन कौन आता है, इस बात की स्केड्यूल है। क्लियर? आइए बात करते हैं इस एक्ट के बारे में, इस एक्ट का क्लासिफिकेशन।
यहीं पे ये भी जानेंगे पॉक्सो क्यों आया। पॉक्सो को लाने के पीछे दो कारण, कुछ प्यूनिटिव प्रोविजन और कुछ प्रोसीजरल प्रोविजन। कोई भी क्रिमिनल एक्ट साधारणतः इस कारण से आता है, किसी कार्य को अपराध बनाने और उसकी अपराध की सजा देने के लिए। एक्चुअल में यही कारण होता है किसी भी एक्ट का। आपने राजस्थान पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट पढ़ा 1992 वाला, क्या था उसमें? धारा 3, 4, 5 अपराध, 6, 6, 7 सजा। पूरा एक्ट का उद्देश्य ही क्या है? अपराध और सजा। तो मोस्टली क्रिमिनल एक्ट केवल किस लिए आते हैं? प्यूनिटिव। तो अगर कोई कहे कि केवल सजा बढ़ाने के लिए ये एक्ट आया है, या नए अपराध जोड़ने के लिए एक्ट आया है, या जेंडर न्यूट्रल करने के लिए आया है, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि प्यूनिटिव प्रोविजन तो केवल चैप्टर 1 से लेकर 4 तक ही है, और स्पेसिफिकली कहूं तो चैप्टर 2, 3, 4 में ही है। 1 तो क्या होता है? प्रिलिमिनरी इंट्रोडक्टरी पार्ट। एक्चुअल में जिसके लिए एक्ट आया है उससे ज्यादा मुझे क्या लगता है, इसके लिए एक्ट आया है चैप्टर 5 to 9। फिर मेरी बात को अगर आप गौर कर रहे हैं तो गौर फरमाइएगा, मुझे लगता है ये एक्ट में इस पार्ट से ज़्यादा इस पार्ट की आवश्यकता है। बच्चे यहीं फोकस करते रह जाते हैं, टीचर यहीं फोकस करते रह जाते हैं, जबकि ये काम आईपीसी में भी हो सकता था। अपराध पहले से थे, जेंडर न्यूट्रल ही तो करना था, सजा ही तो बढ़ानी थी, ये वहाँ भी हो सकती थी। और आज आप देखेंगे आईपीसी तो सजा वहां भी बढ़ा दी गई है, चाहे पॉक्सो में सजा दो चाहे वहां दो, लगभग सेम ही सजा। तो अगर आप कहो कि केवल सजा बढ़ाने के लिए पॉक्सो एक अधिनियम आया, बच्चों के साथ अपराध करो सजा बढ़ जाएगी, तो ये बात आपकी झूठ है, गलत है। ये आया है इसके लिए, तो हमें इससे ज्यादा गौर कहाँ करना है। हालांकि पहले मैं ये पढ़ा रहा हूँ आपको, पर इससे ज्यादा आपको कहाँ एम्फेसाइज करना है, कहाँ गौर करना है, चैप्टर 5 to। एक चीज और देखने को मिलेगी आपको यहाँ पर, चैप्टर जो 1 है वो केवल इंट्रोडक्टरी है, प्रिलिमिनरी, इसका कोई लेना देना नहीं है बाकी बात से, सिर्फ अपना इंट्रोडक्शन दे रहा है। हर एक्ट का पहला चैप्टर यही करता है, अपना नाम, वो कहाँ लागू होता है, कब से लागू है, उसकी परिभाषाएं, डेफिनेशन, यही तो करता है। तो कितनी धाराएं हैं? 2 ही, सेक्शन 1 and 2। सेक्शन 1 शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड, कमेंसमेंट, सबको याद है, संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ। संक्षिप्त नाम हम पढ़ ही रहे हैं, द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस। पॉक्सो इसका संक्षिप्त नाम नहीं है, और पॉस्को तो बिल्कुल ही नहीं है। जो भी वकील महोदय या जज साहब ये वीडियो देखें तो वो ध्यान रखें, पॉस्को नहीं है, ये पॉक्सो है। देखो, POC, पॉक, सेक्सुअल ऑफेंस, पॉक्सो है ना, पॉस्को नहीं है। हर जगह पॉस्को 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 करना बंद करें, आदत पड़ गई है लोगों को पॉस्को बोलने की। इट इज पॉक्सो। पहला अध्याय केवल क्या है? इंट्रोडक्टरी है, इसका नाम है, इसका विस्तार है। कहाँ विस्तार है, कहाँ एक्सटेंड है? होल ऑफ इंडिया। कब से प्रारंभ है हम पहले ही पढ़ चुके, 14 नवंबर 2012। डेफिनेशन, इस एक्ट में जो जो वर्ड यूज हुए हैं उनका क्या अर्थ है, सेक्शन 2। कोई दिक्कत चैप्टर 1 में? ये पढ़ेंगे हम। फिर हमने पढ़े, नाम इन्होंने दे रखा है तो मजबूरी में मुझे करना पड़ रहा है चैप्टर 2, चैप्टर 3 और चैप्टर 4, जबकि ये तीनों एक ही चैप्टर में आ सकते थे। एटलीस्ट चैप्टर 2 और 3 तो आ सकते थे। इन्होंने क्या किया, आईपीसी के 3 अपराध बताओ भाई, 509, 354, 376। ये क्या था? विदाउट टच। ये क्या था? टच करना विदाउट पेनिट्रेशन। और ये क्या था? पेनिट्रेशन। जो पहले से अपराध थे उनको डाल दिए इन्होंने चैप्टर 3 में, चैप्टर 2 में, सॉरी, कहाँ डाल दिया? और इसको नाम दे दिया सेक्सुअल ऑफेंसेस अगेंस्ट चिल्ड्रन। सेक्सुअल ऑफेंस, बालकों के विरुद्ध लैंगिक अपराध।
पहले कितने अपराध थे, याद दिलाओ मेरे को। 3 ही थे। कौन कौन से थे? विदाउट टच, विद टच और पेनिट्रेशन। इसको इन्होंने नाम दे दिया सेक्सुअल हरेसमेंट। क्या नाम दे दिया? लैंगिक उत्पीड़न। याद रहेगा, बिना टच किए जो भी करोगे वो काय में आएगा? लैंगिक उत्पीड़न में। दूसरा, टच कर देते हो तो काय में आएगा? सेक्सुअल असॉल्ट। जो डेफिनेशन याद कर चुके हैं उन्हें शायद फील भी हो रहा होगा ये बात कि सेक्सुअल असॉल्ट में क्या है? टच करना है। हर प्रकार का टच करना कहाँ जाता है? सेक्सुअल, अगर सेक्सुअल इंटेंट से। और लास्ट 376 इसको नाम दे दिया पेनिट्रेटिव सेक्सुअल। अलग क्या किया? कुछ भी तो नहीं, नाम ही तो चेंज किया है। तो अगर कोई कहे नहीं पॉक्सो में अलग अपराध है, तो नहीं, वही अपराध है। वही 509 क्या है? सेक्सुअल हरेसमेंट। 354 क्या है? सेक्सुअल असॉल्ट, लैंगिक हमला। और 376 क्या है? पेनिट्रेटिव सेक्सुअल। याद रहेगा। इन्होंने एक बढ़िया काम किया। सबसे ज्यादा अपराध कौन कर रहा है? सबसे ज्यादा ये अपराध 97% कौन है? फिड्यूसरी रिलेशनशिप वाले, विश्वासिक संबंध, जिन पे विश्वास है। विश्वास में हॉस्टल वार्डन भी हो सकता है, स्कूल प्रिंसिपल भी हो सकता है, टीचर भी हो सकता है, हॉस्पिटल स्टाफ भी हो सकता है, योगा सीखने जा रहे हैं वो भी हो सकता है, जिम ट्रेनर भी हो सकता है। ऑल दे आर फिड्यूसरी, यानी विश्वास, जिन पे विश्वास है, जिनकी कोई ना कोई अथॉरिटी। उनके लिए अपराध आसान भी है क्योंकि उनकी बच्चों तक पहुंच भी है और वो अथॉरिटेटिव स्टेट भी रखते हैं। तो बच्चे साधारणतः उनके कहे में आ भी सकते हैं। डोमिनेंट पोजीशन रखते हैं। टीचर स्टूडेंट का रिश्ता है, डोमिनेंट पोजीशन। तो ऐसे केसेस ज्यादा होने के कारण इन्होंने पहले तो यार की लिखी। सबसे इनमें गंभीर अपराध बताओ पहले तो। 3 अपराध हो गए, सेक्सुअल हरेसमेंट, सेक्सुअल असॉल्ट और पेनिट्रेटिव। सबसे गंभीर कौन सा है? पेनिट्रेटिव सेक्सुअल। हिंदी वाले समझ तो आ रहा है क्या बोल रहा हूं? दैट इज परवेशन लैंगिक हमला। पेनिट्रेटिव मतलब परवेशन। आप कुछ भी पेनिस इंसर्ट करते हो या ऑब्जेक्ट इंसर्ट करते हो या पार्ट ऑफ बॉडी, दैट इज पेनिट्रेशन। पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। सबसे पहले ये लिखा इन्होंने, धारा 3। कौन सी धारा है? 4 में इसकी पनिशमेंट, 5 में इसी का एक और रूप लिखा, क्योंकि घर वाले ही ज्यादा करते हैं, जानकार ज्यादा करते हैं, तो इसी को नाम चेंज करके क्या बोल दिया? एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। यही पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट यदि कौन करे? आपका जानकार व्यक्ति करे। यानी आज के समय में फ्रेडी पीट्स पे कौन सी लगती धारा? 3 की 5? 5 क्यों? सिर्फ प्रवेशन लैंगिक हमला नहीं था, जानकार द्वारा प्रवेशन लैंगिक हमला है तो उसके लिए वो अपराध किया जाना आसान है। जब आसान है तो उसे सजा ज्यादा मिलनी चाहिए, इसलिए इसे बोलते हैं गुरुतर लैंगिक प्रवेशन, गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला। गुरुतर मतलब बड़ा अपराध है, नॉर्मल से बड़ा है। क्यों? क्योंकि आपकी तो ड्यूटी थी उसे रोकना, आपकी ड्यूटी थी उसे अपराध को रोकना। आप खुद ही क्या कर रहे हैं? अपराध कर रहे हैं। आप तो घरेलू व्यक्ति है, जानकार व्यक्ति, आप पे तो विश्वास किया गया, इनको सजा ज्यादा मिलती है। सजा कहाँ है? सेक्शन 6 इसकी। 7 के अंदर फिर क्या आता है? सेक्सुअल असॉल्ट। 8 में क्या आता है? इसका पनिशमेंट। 9 में वही घर वाले सेक्सुअल असॉल्ट करे, लैंगिक हमला करे, ब्रेस्ट पे, वेजाइना पे, पेनिस पे कहीं टच करे या किसी शरीर के अदर बॉडी पार्ट पे सेक्सुअल इंटेंट से टच करें, कौन? जानकार व्यक्ति, तो वो क्या हो जाएगा? एग्रावेटेड सेक्सुअल असॉल्ट। कौन सी धारा? 9। 10 में इसका पनिशमेंट। 11 में सेक्सुअल हैरेसमेंट, वही तो बचा अब। और 12 में ये हो गया आपका चैप्टर 2। इंडेक्स भी याद हो गई। चैप्टर 1
प्रिलिमिनरी, सेक्शन 1 शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड कमेंसमेंट, सेक्शन 2 डेफिनेशन। चैप्टर 2 सेक्सुअल ऑफेंस अगेंस्ट चिल्ड्रन, उन्होंने वही रखे जो पहले थे, नाम चेंज कर दिए। सबसे पहला पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, उसकी सजा। फिर जानकार व्यक्ति करे तो एग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, उसकी सजा। फिर सेक्सुअल असॉल्ट, उसकी सजा। फिर एग्रावेटेड सेक्सुअल असॉल्ट, उसकी सजा। फिर सेक्सुअल हरेसमेंट, सेक्सुअल हरेसमेंट को एग्रावेटेड फॉर्म नहीं दिया गया। क्लियर? वापिस आ जाओ। तो अभी तक तो इन्होंने क्या किया है, कुछ चेंज नहीं, जो पहले अपराध थे उन्हीं को ही क्या दे दिया, नाम दे दिया, यही किया है। आ जाओ। चैप्टर 2 सेक्सुअल ऑफेंसेस कहां से कहां तक है, अभी तो पढ़ के आए सेक्शन 3 to, याद रहेंगे कितने तरह के अपराध है टोटल, ज्यादा करो तो 5 तरीके के, 5 ही धारा है, 5 ही सजा की धारा है, 5 ही परिभाषा की धारा है। पेनिट्रेटिव प्रवेशन लैंगिक हमला, उसकी सजा। गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला, उसकी सजा। लैंगिक हमला, उसकी सजा। गुरुतर लैंगिक हमला, उसकी सजा। लैंगिक उत्पीड़न, उसकी सजा। सेक्शन 3 to 12 याद रहेगा। फिर एक नया चैप्टर जोड़ा, ये भी प्यूनिटिव है, अपराध के बारे में। सर और नया क्या जोड़ा, क्या किया था फ्रेडी बीट्स ने, क्या किया अभी सोहम सुशांत नायक ने? ये भी आजकल डार्क वेब में बिकती हैं और अच्छे भले अमाउंट में बिकती हैं चीजें। इनका यूज ब्लैकमेलिंग के भी लिए होता है, और ये बच्चों के लिए पूरे जीवन, एक बच्चा है जिसकी न्यूड्स बाहर आ गई है, वो पूरे जीवन नहीं जी पाएगा, वो भी मरने के समान है। इस अपराध को आईपीसी कहीं पे रेगुलेट ही नहीं करता था। सुन पा रहे हैं? आप कहोगे सर वॉयरिज्म में फोटो खींचना के बाद सर्कुलेट करना वॉयरिज्म में आता है। भाई ये तो अब बना है ना 2013 में। ये फोटो क्लिक करना, बच्चे की पोर्न बनाना, बच्चे की पोर्न सर्कुलेट करना, ये कभी अपराध में था ही नहीं। और बच्चे के माइंड पे इसका कितना फर्क पड़ता है। मैं तो कह रहा हूं नकली भी बना लो, एआई से भी बना लो, कार्टून में भी बना दो, बच्चे को शो कर दो, तो भी सुसाइड अटेम्प्ट वगैरह। इस चीज को नए सिरे से वापस एनालिसिस किया गया कि ये भी एक अपराध है जो आईपीसी में प्रगणित नहीं था। तो एक नया, इसीलिए अलग से चैप्टर लिखा है, नहीं तो यही लिख देते यूज ऑफ चाइल्ड फॉर पोर्न। किस बात की सजा है यहाँ पे, यूज ऑफ चाइल्ड फॉर पोर्नोग्राफिक पर्पस। तीन धाराएं हैं यहाँ पर। अगर आप बच्चे को पोर्नोग्राफी पर्पस के लिए यूज करते हैं तो ये अपराध है धारा 13 में, इसकी पनिशमेंट है धारा 14 में। और अगर आपके फ़ोन में, आपके डिवाइस में कोई वीडियोस, कोई फुटेज पाई जाती है बच्चों की, ऐसी चीज़ों में इन्वॉल्व होते हुए आप स्टोर रखते हैं, आप शेयर करते हैं, आप बेचते हैं, आप सीडी डीवीडी रखते हैं, आप पेन ड्राइव में रखते हैं और आप उनको बेचते हैं, तो उसके लिए सजा है धारा 15। खुद को देखने के लिए है तो भी सजा है, दोस्तों में दिखाते हैं तो भी सजा है, और पब्लिक एट लार्ज पे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो भी सजा है। तीनों की सजा की लेवल बढ़ती जाएगी। खुद देखोगे तो कम है, दोस्तों को डिस्ट्रीब्यूट करते हो तो थोड़ी ज़्यादा है, और कमर्शियल यूज़ करते हो तो और ज़्यादा। वो कहाँ लिखी है, धारा 15। धारा 13 में बच्चों को पोर्न में यूज़ करना, धारा 14 में उसकी पनिशमेंट, धारा 15 में ऐसी कोई भी चीज़ को स्टोर रखना अपने पास। याद रहेगा, एक बार बोल दो। सेक्शन 1 शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट, सेक्शन 2 डेफिनेशन, सेक्शन ये हो गया चैप्टर 1। चैप्टर 2 सेक्सुअल ऑफेंस अगेंस्ट चिल्ड्रन, 3 पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, 4 पनिशमेंट, 5 एग्रेवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, 6 पनिशमेंट, 7 सेक्सुअल असॉल्ट, 8 पनिशमेंट, 9 एग्रीवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट, 10 पनिशमेंट, 11 सेक्सुअल हरेसमेंट और 12 के अंदर पनिशमेंट। फिर 13 में क्या है सर, यूजिंग ऑफ चाइल्ड फॉर पोर्नोग्राफिक पर्पस।
और उसकी पनिशमेंट कहाँ है? पनिशमेंट कहाँ है? 40। और स्टोरेज करते हो तो कोई दिक्कत यहाँ पे? तो अलग कोई कार्ड्स नहीं, ये अलग से जोड़े एक तो। फिर बोला वो लोग जो अपराध तो नहीं करते पर अपराध करने का प्रयत्न किए, वो लोग जो अपराध तो नहीं करते पर अपराध करने वाले को सहयोग दिया है, फाइनेंशियली सपोर्ट दिया है या अदरवाइज एड किया है, सहायता की, ये सब लोग जो अपराध करते समय या अपराध से पहले जो उस अक्यूज की सहायता करे, ऑफेंडर की सहायता करे, कैसे भी, पैसों से, मदद से, बच्चा पहुंचाए वहां, बच्चा लेके जाए। आसाराम के साथ एक महिला काम करती थी, आपको पता है उस पे भी पॉक्सो लगा है और उस पे गैंग रेप भी लगा है आईपीसी का। महिला रेप कर सकती है क्या? गैंग रेप के अंदर कोई नहीं है, whoever, जो कोई गैंग रेप करता है, करने में सहायता करता है, वो सब काय में आएंगे, और वो महिला हो पुरुष हो, वो गैंग रेप में अंदर है। आप सोचिए महिला रेप, हाँ गैंग रेप में जा सकती, सहायता में जा सकती, अबेटमेंट में जा सकती, उस पर भी सेम ही माना जाए। पहले का सेक्शन 34, आज का सेक्शन 5 बीएनएस। कॉमन इंटेंशन से अगर कोई अपराध हुआ है और आप साथ में थे, भले ही आपने नहीं किया है, आपको भी सेम अपराध की सजा। मैं और उमाशंकर जी कहीं गए मर्डर करने, इनसे गोली चली नहीं, मैंने मार दी, दोनों की मर्डर की सजा मिलेगी। ये नहीं कह सकते मैंने तो मारी नहीं, दोनों का इंटेंशन सेम था। तो जो अबेट करता है, जो उकसाता है, जो वो बच्चियां आसाराम जी को ला के दे रहे थे, वो सेविका भी यहीं फंसे, सेम सजा है, कोई अंतर ऐसा ही माना जाएगा आपने खुद ने ही क्या किया है, अपराध, ताकि ऐसे दुर्दांत अपराधियों की सहायता करने से पहले कोई 100 बार सोचे, इसलिए एक्ट में प्रावधान किया गया। आ रही है बात समझ? अगर आप अबेट करते हो यानी उकसाते हो और अटेम्प्ट करते हो, दोनों की सजा क्या है, सेम ही है, अबेटमेंट एंड अटेम्प्ट। सेक्शन 16 से 18। 16 के अंदर अबेटमेंट की डेफिनेशन है, दुष्प्रेरण की, 17 में उसकी पनिशमेंट, 18 में अटेम्प्ट, परिभाषा और पनिशमेंट दोनों, 16 में दुष्प्रेरण, 17 में पनिशमेंट ऑफ अबेटमेंट और 18 में अटेम्प्ट। याद रहेगा क्या? इसको देख के अब ऐसा लग रहा है नहीं इसी के लिए एक्ट बना। इस एक्ट में केवल क्या किया है एडिशन में, चैप्टर 3 यूज ऑफ चिल्ड्रन फॉर पोर्नोग्राफिक पर्पस, ये आईपीसी में भी डाला जा सकता था, आया ना? एक्चुअल जो चेंज है, एक्चुअल जो पॉक्सो की आवश्यकता है, वो यहां से शुरू होती है और इतने ड्रास्टिक चेंज आएंगे ना, पूरा सिस्टम बदल के रख देगा ये। अगर इसे इस भाव से पढ़ो तो बच्चे यहीं अपना दिमाग लगा के संतुष्ट हो जाते हैं, अच्छा सजा बढ़ गई, अच्छा ये हो गया वो हो गया, कुछ नहीं हुआ, ये आईपीसी में भी हो सकता था। यहां से गौर करना चालू करो, पहले ही अध्याय से आपको रात दिन का फर्क दिखेगा। दैट इज चैप्टर 5। मैं कह रहा था आज की क्लास इंपॉर्टेंट है, तो इतनी देर जो पढ़ाया वो नहीं, अब जो बोलने वाला हूं वो महत्वपूर्ण है। शायद उससे आपको समझ आ जाए व्हाट इज पॉक्सो, क्या जरूरत है पॉक्सो की। आप गूगल पे डालो नीड ऑफ पॉक्सो तो इधर इधर बोलता रह जाएगा। एक्चुअल नीड चैप्टर 5, इन्होंने जो नाम दिया है मेरे को फर्क नहीं पड़ता, नाम दीजिए मैंडेटरी रिपोर्टिंग। ये क्या है सर? थोड़ा टाइम लूंगा आपका, पर यही है जो है। हाँ, इस एक्ट की जान है ये। कोर है, हार्ट है, सोल है। कैसे सर? हम सब ने हाथ ऊपर किया।
पर हम में से FIR आज तक किसी ने नहीं करवाई। हमने कहीं ना कहीं बताया होगा, शायद हो सकता है कहीं नहीं बता पाए हों, और कईयों ने कहीं ना कहीं किसी को तो बताया है, एडल्ट को जो चीज़ों को डील कर सके, पर उसने आगे समाज के डर से, बेइज्जती के डर से, या किसी डर से, पता नहीं राम जाने किससे, आगे रिपोर्ट। ये एक्ट आया और इसने बोला 2012 में, यदि आपको 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 मेरे को, किसी को भी, किसी भी बालक के साथ सेक्सुअल ऑफेंस हुआ है या होने की संभावना प्रतीत होती है, तो आपकी कंपल्सरी ड्यूटी है कि आप नज़दीकी थाने में, स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट में या कोर्ट में उसकी सूचना दें। अच्छा, नहीं देते क्या होगा? नहीं देते हो तो 6 महीने तक का कारावास आपको मिलेगा। आप कौन? आपने किया नहीं। मैं छोटे बच्चों को पढ़ाता हूँ। एक बच्चा आया मेरे पास जो 18 से कम, और बोला कि सर वो जो दूसरे टीचर आते हैं उन्होंने मेरे साथ ऐसा ऐसा किया, यहाँ गलत जगह टच किया, बेड टच किया। अगर मैं एक्शन नहीं लेता हूँ, एक्शन मतलब मैं उसके खिलाफ अपने पर्टिकुलर जो भी हैसियत है उसमें लूँ, वो नहीं, पुलिस के पास इंफॉर्मेशन नहीं देता हूँ, तो मान लीजिए वो बच्चा कभी पहुँच गया पुलिस के पास, उसके माँ बाप पहुँच गए, उन्होंने किसको बताया था? कि सर को बताया था, तो सर पे भी एक मुकदमा दर्ज होगा अंडर चैप्टर 5 की आपने ये इन्फॉर्मेशन छुपाई कैसे, और मुझे भी कितना टाइम जेल जाना पड़ सकता है। और अगर मैं कोई संस्था का इंचार्ज हूँ, संस्था के व्यक्ति ने किया तो 1 साल जेल जाना। कितना? 1 साल। यानी एक बच्चे ने अपने माँ बाप को बताया, अपने चाचा को बताया, अपने मामा को बताया, अपने किसी को भी बताया, और वो आगे इन्फॉर्म नहीं कर रहा है, तो उसको खुद को सजाए कितनी? 6 महीने। हालांकि ये एक्ट कहता है, इस एक्ट का जितना जितना हो सके पब्लिसाइज करो, लोगों तक पहुंचाओ। कोई धारा है इस एक्ट की जो ये कहती है? ये चिल्ला चिल्ला के कहती है, क्योंकि आपको मेरे को आज पता लगा है। ये बात जब पेरेंट्स को पता ही नहीं है कि मैंडेटरी रिपोर्टिंग है, तो वो क्यों करेंगे? ये बात जब टीचर को, जब ये बात प्रिंसिपल को पता ही नहीं है, तो वो क्यों करेगा रिपोर्ट? उसको ये पता हो। ये एक्ट भी कहता है लोगों तक पहुंचाओ ये बात कि अगर आपने रिपोर्ट नहीं की है तो आपको खुद को भी जेल जाना पड़ेगा। अब बताओ, हम सब जिनके साथ ये हुआ, हमने किसी को बताया और वो अगर थाने में नहीं बताता तो उसके साथ क्या होगा? पॉक्सो के अपराध रुकेंगे कब? अपराधी जेल जाएगा। जिसने मेरे साथ किया वो आपके साथ भी कर रहा है, कर रही है। क्यों? क्योंकि उसे पता होना कुछ नहीं है। मेरे साथ किया, वहीं पे एक्शन ले लिया जाता, रिपोर्ट हो जाती, तो क्या आपका नंबर आता? नहीं। तो पॉक्सो के अपराध रुकने का तरीका ये नहीं है। वो तो मेंटली डिस्टर्ब लोग हैं, उनको सजा दे के क्या होगा? पॉक्सो के अपराध को रोकने का तरीका ये है। चैप्टर 5 एक के साथ हुआ है, दूसरे का नंबर ही नहीं आ सकता। क्यों? जिसके साथ हुआ है उसने कहीं तो बताया है, और जिसे बताया उसकी ड्यूटी है कि आगे कहाँ बताए, पुलिस को बताए। नहीं बताएगा तो खुद को जेल जाना पड़ेगा। क्या है क्या नहीं काम का आदमी? क्या ये IPC कर सकती थी क्या? नहीं। प्रोसीजरल पार्ट है, कंपल्सरी रिपोर्टिंग। आपको हर चीज की क्या करनी पड़ेगी? रिपोर्ट करनी पड़ेगी। जरा देखिए, अब आराम से सोचिए। हर व्यक्ति ऐसा करता है, दबाता है। मेरी एक स्कूल है, मैं रियल इंसिडेंट ही बताता हूँ आपको। हमारी मतलब मेरे को बेटा बना रखा है, उनकी एक स्कूल है यहाँ पे, नाम नहीं लूँगा चूँकि रिकॉर्डेड है। उनकी स्कूल में एक गार्ड था, अच्छा भला बूढ़ा, लगभग 60-65 साल। उनकी गर्ल्स स्कूल थी पहले तो, अब को-एड कर दी। एक बच्ची को उसको भेजा कि वॉशरूम करवा के ले आओ। मेड होगी नहीं, कई देर में आई नहीं, तो वो खुद गए। मेरे मदर जो है, देखा तो उसने बच्ची के सारे कपड़े खोल रखे थे, अपने भी खोल ही रहा था। कुछ ना कुछ उस बूढ़े आदमी के दिमाग में था, पाप
उन्होंने हाथों हाथ उसे रेस्टिगेट किया, उसे निकाल दिया, बच्ची को समझाया बुझाया और घर भेज दिया। मेरे को फ़ोन किया ऐसा ऐसा हुआ। हिसाब से क्या करना चाहिए उनको? क्यों नहीं करते? स्कूल की बदनामी। ये स्कूल सेफ नहीं है बच्ची के लिए। माँ बाप क्यों भेजेंगे ऐसी जगह? एक के साथ हुआ है तो पूरी स्कूल पे ताला लग जाए। कभी मैनेजमेंट, कभी इंस्टीट्यूशन, कभी संस्था ये नहीं करती। इसलिए बोला अगर आम व्यक्ति तक सूचना है, वो सूचना ना दे पुलिस में तो 6 महीने ही सजा है। पर अगर किसी मैनेजमेंट हेड को पता है कि उनके किसी आदमी ने किया है, उसके चांसेस बढ़ गए। जब चांसेस बढ़ते हैं अपराध के तो सजा बढ़ा दी जाती है। तो अगर मैनेजमेंट हेड अपने मैनेजमेंट के किसी आदमी की सूचना नहीं दे तो सजा 6 महीने नहीं होगी, अब कितनी होगी? 1 साल तक का कारावास होगा। अपराध रुकेंगे कब? जब पहुंचेगी ना सूचना, जब लोगों को कहा जाएगा कि मैंडेटरी रिपोर्टिंग, आपके पास मेरे पास कहीं भी सूचना आई तो हमें सूचना दिया जाना कंपलसरी है, तब अपराध रुकेंगे। तो चैप्टर 5 ने बहुत बड़ा, हालांकि लोगों को नहीं पता है, जब लोगों को नहीं पता तो एक कैसे काम करेगा? जनता तक ये बात पहुंचनी चाहिए कि पॉक्सो के कोई भी अपराध अगर आपकी आंखों के सामने हुआ है या होने की संभावना लगती है तो आपका उसकी इंफॉर्मेशन देना क्या है? मैंडेटरी है, और नहीं देना इज ए ऑफेंस। कितनी सजा? नॉर्मली 6 महीने, और अगर आप खुद हेड हैं और आपके यहाँ के, ऑफकोर्स हेड छुपाएगा, चाहे कंपनी हो चाहे कुछ भी हो, हेड हमेशा छुपाने का प्रयास करेगा, तो उससे सजा क्या कर दी? डबल कर दी, आपकी 1 वर्ष तक का कारावास। क्लियर? सभी लोग, कोई तो फोटो बनाता है, कोई तो वीडियो बनाता है, बच्चे पोर्नोग्राफी में यूज हैं तो किसी ने क्लिक किया होगा। किसी होटल वाले को पता है, यहाँ जैसे वो फ्रेडी पीट्स नील जॉनसन को बच्चे सप्लाई करता था, बच्चे कहाँ लेके जाता था वो, उन सबको बोला गया, उन होटल्स वालों को, उन फोटो वालों को, उन कैमरा वालों को, उन सबको यहाँ कंपलसरी किया गया चैप्टर 5 में। यदि आपको कुछ भी सूचना मिलती है, फोटोज कहीं खींचे गए, फोटो प्रिंट करवाने तो आपके पास आएगा, आपको सूचना मिलती है किसी कोई बच्चा इन्वॉल्व है इसमें, पॉर्न टाइप कोई चीज़ है या अश्लील फोटो है बेटे की, बच्चे की अश्लील फोटो है, तो आपकी जिम्मेदारी भी बनती है कि आप कहाँ नज़दीकी थाने में इन्फॉर्म करें। कुछ है, कुछ प्रभाव है इस एक्ट की धारा का, तो चैप्टर का कौन सा चैप्टर कहता है ये? चैप्टर 5। नेक्स्ट चलिए, कहाँ से कहाँ तक है? 19 to 20। यही चैप्टर ये भी कहता है कि झूठे पॉक्सो केस बहुत होते हैं आजकल, पता है ना, बदनाम करने के लिए पैसे। अभी वीडियोज आ रही है एक महिला की, वो कह रही इतने रुपए लगेंगे, एकदम नाबालिग लड़की मिल जाएगी, वो सेक्सुअल इंटरकोर्स किसी और के साथ करेगी और नाम उसका लगा देंगे। सर ऐसा भी हो सकता है? जी हाँ, क्योंकि मेडिकल होता है, मेडिकल में ये थोड़ी पता लगता है किसने किया, वो तो प्रोटेक्शन लगा कैसे भी, वो मेडिकल में तो क्या प्रूव होगा कि सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ है, और बच्चे ने नाम लगा दिया एक्स का, तो यहाँ धारा आ गई 29, कोर्ट सेल प्रिज्यूम, बच्चे ने कहा है किसी ने रेप किया है तो रेप किया है। तो 10-10, 15-15, 20-20 लाख में पॉक्सो केस झूठे भी लगाए जाते हैं। तो जो झूठे केस लगाते हैं उनका जुगाड़ भी ये, हालांकि उस सजा को और बढ़ाना चाहिए सर, एक्सट्रीम, बदले में बराबर सजा दो। अगर कोई भी पॉक्सो का मुकदमा पैसे कमाने के पर्पज से, ब्लैकमेल करने के पर्पज से है, ऑफ कोर्स बियॉन्ड द रीजनेबल डाउट प्रूव करना है। सिर्फ मैंने पॉक्सो केस कराया और मैं साबित नहीं कर पाई तो मेरे को सजा थोड़ी मिल जाएगी। बियॉन्ड द डाउट, बियॉन्ड द रीजनेबल डाउट प्रूव होगा कि मैंने एक्सटॉर्ट करने के लिए केस करवाया, झूठा करवाया, तो मुझे भी सेम सजा मिलनी चाहिए सर। नहीं तो अभी पॉक्सो केस बहुत बढ़ रहे हैं झूठे, हम इस पे भी बात करेंगे जब आगे पढ़ेंगे। एक बार अभी के लिए इतना ही। क्लियर? नेक्स्ट चैप्टर 6, रिकॉर्डिंग ऑफ स्टेटमेंट्स। ये बिफोर ट्रायल रिकॉर्डिंग है, ध्यान रखना है ना। रिकॉर्डिंग ऑफ प्राइमा फेसाई जो रिकॉर्ड होते हैं, बिफोर ट्रायल जो रिकॉर्ड होते हैं वो है। सीआरपीसी बड़ी है आप में से किसी?
सीआरपीसी में 161 के बयान होते हैं पुलिस के सामने, 164 के होते हैं जज साहब के सामने। बीएनएसएस के अंदर 180 के अंदर होते हैं पुलिस के सामने और 183 के अंदर होते हैं मजिस्ट्रेट के सामने। वही बयानों की बात हो रही है। शुरुआती तौर पे बच्चे ने मुकदमा किया तो माँ बाप ने एफआईआर करवा दी पॉक्सो की, तो अब बच्चे की स्टेटमेंट भी तो रिकॉर्ड होंगे कि नहीं पुलिस के सामने कि क्या हुआ था। जो पहले सीआरपीसी में 161 कहते थे, बीएनएस में 180 बोलते हैं, वही यहाँ पर रिकॉर्ड होते हैं इस चैप्टर में। तो सर सीआरपीसी लगी रही थी, इस एक्ट का क्या काम? सीआरपीसी में अलग प्रावधान। सीआरपीसी में पुलिस जब भी आपके पास जाती है तो वर्दी में जाती है, बिल्ला होता है, पूछताछ होती है, सब अलग तरीका है। यहाँ पर वो बच्चा है जिससे बात कर रहे हैं। पहली बात तो आप उसे थाने में नहीं रखेंगे, थाने में नहीं बुलाएंगे। बच्चे की पसंद के स्थान पे जाओ, बच्चा जहाँ बुला रहा है वहाँ जाओ स्टेटमेंट लेने बच्चे की, क्या हुआ था बेटा। उसके साथ पहले तो अपराध हुआ है, फिर तुम थाने बुलाओ और ये करो तो और घबरा जाएगा। ड्रेस में चर्चा नहीं करनी है आपको, बार बार बच्चे को तंग नहीं करना है आपको, एक्यूज की शक्ल नहीं दिखानी है आपको, बच्चा फिर सहम जाएगा, डर जाएगा। बच्चे की स्टेटमेंट कैसे रिकॉर्ड करने हैं पुलिस को और कैसे रिकॉर्ड करने हैं मजिस्ट्रेट को, ये सारी बात कहाँ है? ट्रायल में नहीं। ट्रायल में एविडेंस हो रहे हैं उसकी बात नहीं कर रहे। प्राइमा फेसाई बच्चे के स्टेटमेंट कैसे रिकॉर्ड करने हैं वो कहाँ है सर? चैप्टर 6 के अंदर, सेक्शन 24 से 27। सिंपल है, ज़्यादा कुछ नहीं है, वही है। पुलिस वाला वर्दी में नहीं होगा, पुलिस वाला उसको बुलाएगा नहीं, ऐसे वहाँ चला जाएगा। बार बार महिला होगी, एज फार एज पॉसिबल। महिलाएं थोड़ी सी सेंसिटिव होती, डर नहीं लगेगा बच्चे को, यहाँ दीदी आई है कोई, समझ रहे हैं? एक्यूज को नहीं दिखाएंगे। ये छोटी मोटी बातें हैं पर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो गई। सीआरपीसी में ऐसे नहीं होता, पुलिस वाले से देख के ही बच्चे डर जाते हैं। यहाँ वो पुलिस वाली दीदी दिखेगी, आराम से पिचकारेगी, टॉफी खिलाएगी, गोदी में बिठाएगी, घुमाई फिराएगी, फिर बातें पूछेगी क्या हुआ था बेटा। ऐसे स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना है क्योंकि सामने कौन है? बच्चा है। आपको चाइल्ड फ्रेंडली मेजर्स अपनाने पड़ेंगे। क्लियर? कौन सी धारा, कौन सा चैप्टर करता है? इसलिए एक्ट आया है, ये आईपीसी नहीं कर सकती थी। नेक्स्ट सर, कहाँ से कहाँ तक लिखा? 24 to 27। चैप्टर 7 स्पेशल कोर्ट और स्पेशल पीपी। सेक्शन 38 to 32। ये क्या है सर? ये वही है जिसके लिए एक्ट आया है। सजा बढ़ाने के लिए एक्ट नहीं आया है, इसके लिए आया है। क्या कहता है चैप्टर 7? क्या कहता है चैप्टर 7? नॉर्मली अगर आईपीसी में ही होता ये तो मुकदमा जाता आईपीसी के कोर्ट के पास। आईपीसी में कोर्ट होता है, चलो सेशन सबसे बड़ा कोर्ट है जिले का, कोई दिक्कत नहीं। पर उसके पास मर्डर के केस भी हैं, उसके पास डकैती के केस भी हैं, उनके पास और भी अन्य गंभीर सारे प्रकृति के केस हैं, और उनके पास बच्चे का केस भी। वो तो लाइन से सुनेंगे ना, जो पहले मुकदमा दर्ज हुआ वो पहले सुना जाएगा, जो बाद में दर्ज हुआ तो बच्चे वेट ही करते रहते हैं। और हमारे जुडिशियल सिस्टम के हालात आपको पता ही है। छह करोड़ केसेस पेंडिंग है हमारे भारत में। और चलो उसकी छोड़ दो, पॉक्सो कोर्ट में 2 लाख के करीब केस पेंडिंग है, बैकलॉग हो चुका है हमारे पास। 2-2.5 लाख केसेस का बैकलॉग कहाँ है हमारे पास? पॉक्सो कोर्ट में है, पिछले साल के पेंडिंग। नए 70,000 हो रहे हैं, अलग है, पेंडेंसी बड़ी है हमारे पास, निपट ही नहीं रहे हमसे, जबकि फटाफट निपटने चाहिए पॉक्सो के। तो प्रिजम्पशन है, करना क्या है?
बच्चे ने कहा किया है मतलब किया है। ऐसे सिचुएशन के अंदर नॉर्मल कोर्ट में 6 करोड़ जहां पेंडिंग है वहां बच्चे का केस भी गया है, तो बच्चा का केस हो गया 6 करोड़ 1 नंबर वहां, तो पहले 6 करोड़ सलटेंगे फिर बच्चे का नंबर आएगा। ऑफ कोर्स पुराने पहले सलटेंगे, आया ना। तो इन्होंने क्या कहा, बच्चे के केस वहां नहीं जाएंगे, एक अलग से कोर्ट बनाएंगे हम जिसका नाम होगा पॉक्सो कोर्ट। उसमें जब जज बैठेंगे जिले के सबसे सीनियर, और वो और कोई मामला नहीं सुनेंगे जज साहब, हाईएस्ट रैंक के व्यक्ति बैठेंगे और उनके पास और कोई काम नहीं होगा पूरे दिन रात, कोई मर्डर का केस नहीं, कोई दूसरा केस नहीं, केवल कौन से केस, बच्चों के साथ होने वाले लैंगिक अपराधों के, और कोई केस को वो डील ही नहीं करेंगे। अब बताओ, एलिजिबल जज, क्वालिफाइड जज और फुल टाइम, किस लिए, केवल बच्चों के लिए। फ्यूचर है हमारा, उनको जल्द से जल्द न्याय मिलना चाहिए। उनको बार बार कोर्ट बुलाओगे, 10 साल बुलाओगे, वो दिमाग से नहीं निकलेगी चीजें। फटाफट करो, 2-4 महीने में चीजें बुला, 2-4 महीने केस निपटाओ, सामने वाले सजा दो और उसको अब चीजें बुलाने में लगो, ना कि बार बार हर साल दर साल कोर्ट बुला बुला के उसे चीजें याद दिलाओ क्या हुआ था उसके साथ। जल्दी से न्याय दिलाओ और चीजें बुलाने में लगो, क्योंकि ये मेंटल ट्रॉमा इतने सोरे नहीं जाते हैं। तो बोला अलग से क्या होगा, क्या फायदा, क्या इसके लिए बना है, क्या आप समझ आ रहा है पॉक्सो क्यों बना है। यहाँ जरूरत थी स्पेशल कोर्ट की, जरूरत थी स्पेशल कोर्ट, सबसे बड़ा और एकदम बेला। सिर्फ काम काहे के हैं, सिर्फ काम क्या है, कौन से केस सुनने हैं, पॉक्सो। साथ ही स्पेशल जज, और पहली बात तो इनको स्पेशल ट्रेनिंग मिलती है जजेस को, बच्चों से कैसे डील करना है, सेंसिटाइजेशन ट्रेनिंग दी जाती है, बच्चों की साइकेट मानसिक दशाएं समझाई जाती है। नॉर्मल कोर्ट की तरह कोर्ट नहीं होता, वो कट करे वो सिस्टम, वो नहीं होता। चाइल्ड फ्रेंडली माहौल, जू जैसा लगता है, चित्तर ही चित्तर चारों तरफ। बच्चा जा रहा है तो ऐसे लग रहा है खेलने आए हैं, जज साहब ऐसे जज साहब की तरह नहीं बैठते हैं। चाइल्ड फ्रेंडली एटमॉस्फेयर, बच्चे को लगे जिसके पास आया हूँ वो बोल ही कब पाएगा कोर्ट के सामने, जब लगेगा नॉर्मल है। ऐसे फिल्मों में देखा हुआ, आजकल के बच्चे क्या नहीं समझते, कोर्ट पुलिस क्या नहीं समझते, सब समझते। तो उसे लगेगा सब नॉर्मल सा है, अंकल है, पापा के दोस्त हैं, मम्मा के दोस्त हैं, तब तो वो बात कर लेगा, वरना बात ही नहीं कर पाए। एक्यूज सामने नहीं लाया जाता, वो सब भी, वो हम आगे बढ़ेंगे। और साथ ही साथ स्पेशल वकील साहब भी होते हैं। नॉर्मल वकील प्राण निकाल देता आदमी के, अपने ही आदमी के और निकाल देता है। यहाँ वकील साहब को भी ट्रेनिंग है, बच्चे का जो केस लड़ेंगे वो वकील साहब एकदम ट्रेंड होंगे कि बच्चों को कैसे डील करना। पॉक्सो के वकील कुछ जगह बहुत, अपने बीकानेर में भी बहुत अच्छे दम से लड़ते हैं, भले ही सरकारी तरफ से, पर दम से लड़ते हैं। भाई बच्चों के साथ अपराध हुआ है, वहां भी वकील साहब लिबरल हो जाए तो कैसे पार पड़े। तो स्पेशल क्या लगते हैं यहाँ पे, पीपी, सरकारी वकील भी स्पेशल लगते हैं। क्लियर, कहां से कहां तक। तो बड़े बड़े कारण, यहाँ तो क्या था, जेंडर न्यूट्रल कर दिया, सजाएं बढ़ा दी, 2 कारण, तीसरा नए अपराध जोड़ दिए। इधर 3 कारण है पॉक्सो आने के, क्या, जेंडर न्यूट्रल कर दिया, लड़का लड़की इसी साथ अपराध हो, 18 से कम सबको सजा मिलेगी। दूसरा, सजाएं बढ़ा दी, और तीसरा कुछ नए अपराध भी जोड़ दिए। ये 3 कारण यहाँ थे, यहाँ हर जगह कारण है नया पॉक्सो आने। पहला, मैंडेटरी रिपोर्टिंग, रिपोर्ट नहीं करोगे सजा मिलेगी, इंस्टीट्यूट वगैरह के मालिक को तो डबल मिलेगी, और झूठी करोगे तो भी सजा मिलेगी। यहाँ पर पुलिस वाले या मजिस्ट्रेट साहब बयान दर्ज करते हैं बच्चे के, तो बहुत तरीके से चाइल्ड फ्रेंडली एटमॉस्फेयर, पुलिस वाले वर्दी में नहीं होंगे, एज फार एज पॉसिबल महिला होगी, है ना, एक्यूज के सामने नहीं लाएंगे, ये सब बातें यहाँ पे अलग से कोर्ट होगा, अलग से वकील साहब, उनका काम सिर्फ उस बच्चे को डील करना। और पढ़िए चैप्टर 8, ये जो स्पेशल कोर्ट है उनके प्रोसीजर है।
एंड रिकॉर्डिंग ऑफ इस एविडेंस, ये इंपॉर्टेंट है। ये जज साहब क्या करते हैं जो स्पेशल हैं, उनकी क्या प्रोसेस अपनाएंगे, क्या इनकी पावर है और कैसे स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेंगे। 38 चैप्टर 8 में अगर पॉक्सो नहीं होता तो बच्चा न्यायालय में जाता, जो भी स्पेशल कोर्ट है सब है आपने बना दिए, चलो स्पेशल तो होता ही नहीं वहाँ पे, पॉक्सो नहीं होता तो आप कोर्ट में गए, बच्चे के बयान होते। सामने वाले वकील साहब क्रॉस में क्या करते हैं, किसी को पता है क्या? गाना सुना मोर बोले रे, आपके बुला देते हैं। क्रॉस के अंदर वकील साहब आपको एकदम, भले ही आप कितने ही सच्चे हो, आपको खुद को लगने लग जाता है कि मैं झूठा हूं। शो दुनिया में ऐसा शो करवा देते हैं कि ये आदमी झूठा है। क्रॉस की बहुत बड़ी पावर है। क्रॉस मतलब जब सामने वाले वकील साहब आपसे क्वेश्चन करें, लोग डरते हैं कोर्ट में प्रेजेंट होने से कि वकील साहब का सामना करना पड़ेगा। ऐसा ही उस बच्चे के साथ हो तो, क्योंकि एक्यूज की तरफ से कोई तगड़ा वकील आएगा, जिसने अपराध किया है वो तो कोई ढंग का वकील ही लेके आएगा। पॉक्सो के मामले में वो वकील बच्चे से ऐसे ही सवाल पूछे तो, रेप केसेस में आपने देखा होगा, कहाँ टच किया, क्या किया, फलाना डिगड़ कैसे किया रेप, कब ले गया था, कब छोड़ा था, कितनी देर गया, पता ना, ऐसे ऐसे सवाल महिला बोलने से हिचकिचा जाए। यही सवाल बच्चे से हो तो कितना दर्द हुआ था बेटा, क्या किया था अंकल ने, तेरे से क्या करवाया था, वो चीजें याद दिलवा रहे हो आप, जिनको बुलाना है हमें, तो ट्रॉमा याद दिला रहे हो आप, ताकि बच्चा बोल ही नहीं पाए, घबरा जाए। बच्चों, सर हमें लगता नहीं है, बच्चों की आवाज़ें निकल जाती है, आवाज़ परमानेंट ख़त्म हो जाती है ऐसे इंसिडेंट्स के बाद। बहुत सारे ऐसे केस हैं, मेंटली परमानेंटली ख़राब हो जाते हैं, सोच समझ ही नहीं पाते ये मेरे साथ क्या हो गया, क्यों हो गया। थोड़े बहुत समझदार के साथ ज़्यादा होता है ये, एकदम छोटा बच्चा तो फिर भी रिकवर कर जाता है, थोड़ा समझदार होने के बाद ऐसी चीज़ें रिकवर और नहीं होती कि मेरे साथ ही क्यों। हर बार एक इंसान यही सोचता है कुछ भी होता है कि मेरे साथ ही क्यों भगवान, मैंने ऐसा क्यों किया। ये हमारी एक आदत है, सबके साथ गलत होता है पर हम सबसे पहले मेरे साथ ऐसा क्यों, और वो चीज़ मार देती है। हुआ क्या, वो इतना शायद इफेक्ट नहीं करे, पर मेरे साथ ऐसा क्यों, मेरे साथ ऐसा क्यों, ये सोच सोच के ज़्यादा इफेक्ट हो जाता है। हमें दूर करना है उसका मेंटल ट्रॉमा। हम वो वकील साहब ऐसे सवाल पूछेंगे तो बच्चा फिर उसी में चला गया। तो यहाँ बहुत शानदार प्रावधान चैप्टर 8। अब हो रही है ट्रायल। ट्रायल मतलब दोनों पक्षों के क्या लिए जा रहे हैं, सामने वाला बच्चे से या आपका वकील बच्चे से डायरेक्ट सवाल जवाब नहीं करता है एक्ट के अकॉर्डिंग, तो प्रैक्टिकली बताने। एक्ट ये कहता है आपको जो भी सवाल जवाब करने हैं पहले जज साहब को बताओगे कि बच्चे से हम ये सवाल करने वाले हैं। जज साहब को बिल्कुल भी कोई सवाल, कोई क्वेश्चन इनएप्रोप्रिएट लगा, बच्चे पे लांछन लगाने वाला लगा कि तेरे को तो मजे आते तो खुद ही जाता था, ये क्या हो गया। कुछ भी ऐसा इनएप्रोप्रिएट लगा जज साहब को, कुछ भी गलत लगा जज साहब को, क्वेश्चन काट देंगे, बच्चे से वही पूछा जाएगा। यानी एक छलनी में छान के पर्सन पहुंचेंगे बच्चे के पास। समझ आ रहा है क्या क्या फर्क पड़ रहा है क्या पॉक्सो से? कुछ रात दिन का फर्क पड़ रहा है सर। प्रोसेस केवल सजा बढ़ाना काम नहीं है। बच्चों को न्याय तब मिलेगा ना जब बच्चों की मामले पहुंचेंगे कोर्ट तक। चैप्टर 5। सर हम सबको न्याय क्यों नहीं मिला? क्योंकि हमारे मामले पहुंचे ही नहीं। अब बोला कि मैंडेटरी रिपोर्टिंग है, पहुंचने पड़ेंगे। जिसको ज्ञान है, बच्चे को भी ज्ञान है तो पहुंचाओ। बच्चे को सजा भले ही नहीं मिलती, पर इस एक्ट ने बोला बच्चा भी कंपलसरी है कि जाके क्या करो। बच्चे ने किसी को बताया, माँ बाप, टीचर, मैनेजमेंट, गार्ड, कोई भी हो, उसकी ड्यूटी है जाके बताए। ये टैक्सी वाले, ऑटो वाले, गार्ड, हजारों घरों के नौकर सब पॉक्सो में धरे हुए हैं। जिन पे विश्वास किया जाता है वही कामदेव हावी होते हैं और यही परिणाम। ये काम कर रहा है, अब सजा बढ़ाना काम नहीं कर रहा, ये सब काम कर रहा है।
मैंडेटरी रिपोर्टिंग काम कर रहा है, बच्चों के सामने पुलिस कैसे बिहेव करेगी वो काम कर रहा है, स्पेशल कोर्ट और स्पेशल पीपी आएंगे ये काम कर रहा है, जल्दी मामले निपटेंगे, स्पीडी ट्रायल होगा। आया ना, उन 6 करोड़ केस की जरूरत नहीं है, बच्चों के केस जल्दी निपटेंगे। और यहाँ ये भी लिखा हुआ है, ये प्रोसीजर जल्दी जल्दी निपटानी है। ये लिखा है ना चैप्टर 8 जो आप पढ़ रहे हो, ये कहता है कि पूरा मामला साल भर में खत्म हो जाना चाहिए। एक पॉक्सो का मामला अगर दर्ज हुआ है तो साल भर में तो पूरा स्पीडी ट्रायल। यही चैप्टर 8 और भी प्रावधान करता है, सॉरी चैप्टर 7। पहले चैप्टर 7 क्लियर करते हैं। अगर किसी बच्चे ने, चैप्टर 7 में बात बता रहा हूं, अगर किसी बच्चे ने ये बोला, सेक्शन 29 और 30 की बात करा कि मेरे साथ अंकल ने गलत किया, मेरे साथ आंटी ने गलत किया, कोर्ट सेल्फ प्रिज्यूम जो नहीं जानते हैं उपधारणा करेगा, कोर्ट मान के चलेगा, यानी कोर्ट में सबूत देने की जरूरत ही नहीं। अगर बच्चे ने कह दिया मेरे साथ बैड टच हुआ तो कोर्ट सेल्फ प्रिज्यूम हुआ, सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ तो कोर्ट सेल्फ प्रिज्यूम सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ। सुन पा रहे हैं, कोर्ट सेल्फ बच्चे के कहने मात्र से ऐसा मान। क्यों सर, क्या ये सही है गलत है, इस पे जब पढ़ेंगे तब बात करेंगे। अभी के लिए जानिए इससे क्या होता है, मामला जल्दी निपट जाए। क्यों, बच्चे को कुछ साबित ही, बच्चे को सिर्फ कहना है, मुकदमा कराना है। अब वो साबित करे कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, बच्चे को तो साबित ही नहीं करना, कोर्ट सेल्फ प्रिजम्पशन है। सही गलत पे बाद में बात करेंगे, गलत भी है कुछ जगह, सही भी है। झूठे मुकदमों में बहुत ही बेकार चीज है, लाइफ खराब कर देती है किसी। चैप्टर 8 में खासियत, बंद कमरे में कार्रवाई होती है। क्या होगा इससे, कैमरा प्रोसीडिंग, बंद कमरा, बच्चे की आइडेंटिटी बाहर नहीं गई ना। नहीं तो एक बार फोटो वीडियो बाहर आते ही स्कूल में, कॉलेज में, जनता में, आम समाज में, हम तो यही ऐसे। हमारे से बेकार क्या हो सकता है धरती पे। जिसने किया है उसको तो सम्मान दे देंगे अगर वो बरी होकर आ गया, पर जिसके साथ हुआ है उसको कभी सम्मान नहीं देंगे। उससे शादी, उसकी क्या गलती, कुछ नहीं। इज्जत जानी चाहिए उस आदमी की जिसने इज्जत लूटी, जिसने ऐसा घिनौना काम किया। और कहते क्या है, इज्जत लूटी गई किसकी, महिला की। अरे भाई, वेजाइना में इज्जत थोड़ी है, वो अपने संस्कारों पे, अपने आदर्शों पे, अपने सब पे खरी है। उसकी कैसे इज्जत लूटी, इज्जत तो उस आदमी की लूटी, उसके संस्कारों, उसके माँ बाप की इज्जत धरी गई जिसने ऐसा कुकर्म किया। अपन क्या कहते हैं, महिला की इज्जत लूटी। यहीं से काम खराब है, लोग उसको उसी दृष्टि से देखते हैं। वो कई बार सांत्वना भी नुकसान दे देती है। आपके साथ बुरा हुआ, रोना नहीं आएगा, मैं 2 मिनट कहूँगा अरे यार बहुत गलत हुआ तेरे साथ, आंखों से आंसू टपकने लग जाएंगे। कई बार सांत्वना भी बुरी है। ऐसी महिला को जब लोग नॉर्मल नहीं देखते हैं, सांत्वना की दृष्टि से देखते हैं, तो वो भी उसको बुरा लगता है। ऐसी बच्ची को, ऐसे बच्चे को हर बार सांत्वना ही सही नहीं है। तो जब उसकी आइडेंटिटी ही रिवील नहीं होगी तो दुनिया को पता नहीं होगा इसके साथ ऐसा है। दुनिया पता नहीं होगा तो जैसी दुनिया करती है मिसबिहेव वैसा नहीं करेगी। कौन सा चैप्टर कहता है, चैप्टर 8। एक्यूज कभी भी सामने नहीं लाया जाएगा उस बच्चे के। इससे क्या होगा, वापस वो ट्रॉमा याद नहीं, ना तो इस वक्त, ना ही चैप्टर 8 कहता है बाद में। कभी भी एक्यूज का सामना बच्चे से नहीं करवाएगा। सर बीएनएसएस लगता, सीआरपीसी लगता, तो वो तो कहता है कि कोई भी एविडेंस दिया जाता है तो एक्यूज की आंखों के सामने दिया जाएगा। पर पॉक्सो क्या कहता है, एक्यूज को बच्चा दिखाया नहीं जाए। भले ही 1 साइड मिरर लगा दो, एक्यूज को बच्चा दिख रहा है पर बच्चे को एक्यूज, भले ही पर्दा लगा दो, पर बच्चा वापस कभी भी जीवन में क्या ना देख पाए, उस एक्यूज को वो ट्रॉमा वापस सहन नहीं। ये प्रावधान किसने किए सर, पॉक्सो ने।
क्या है, क्या काम का पॉक्सो, या सिर्फ रटने का ही है हमारे? चीज ये समझना जरूरी है सर, कौन सा चैप्टर क्यों है, क्या रीजन है। ऐसे ही रटने बैठ गए, ऐसे ही रट लिए, कोई काम का नहीं, ऐसी धाराएं पढ़ ली, सभी काम किए। और लास्ट चैप्टर 9 मिसलेनियस, जो बच गया वो सब कहाँ है? मिसलेनियस। सेक्शन 39 to 46, ये क्या कहते हैं सर? सब कुछ कहते हैं, अगर आप मानो तो, समझो तो। यहाँ से क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जाम में, आप बॉक्स हो भले ही मिसलेनियस। सबसे पहला जो तो सरकार मानती नहीं है, करती नहीं है, पब्लिसाइज। इस एक्ट को क्या किया जाना चाहिए? ज्यादा से ज्यादा पब्लिसाइज किया जाना चाहिए, जनता तक पहुंचानी चाहिए। क्या एक्ट काम कर रहा है उसकी मॉनिटरिंग होनी चाहिए समय समय पर, कर रहा है क्या काम। जब एक्ट बना तब 30,000 पॉक्सो के केस होते थे या चाइल्ड अब्यूज होते थे, अब 70,000, उस वक्त तो 80,000। काम कर रहा है क्या? ज्यादा हो रहे हैं, कहाँ से काम कर रहा है? पहले भी होते ही थे किसी ना किसी धारा में तो रिपोर्ट। पॉक्सो से काम नहीं चल रहा है, क्यों नहीं चल रहा है? क्योंकि जनता को सारी समझ नहीं। वास्तव में क्या है यार, ये केस है, इनमें से झूठे कितने हैं? अभी तो मिसयूज भले ही हो रहा है, इसका भी इलाज होना चाहिए, जो मिसयूज करते हैं उनका। पॉक्सो दिखना सिंपल दिखने में है ना, उतना ही हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के गले की फांस है। क्यों सर? कभी बात करेंगे। ऐसे मैटर आजकल बहुत आने लग गए जब लड़का और लड़की सहमति में है, लड़की की उम्र 18 से कम है, मैच्योर है, सहमति है, शादी कर ली लड़का लड़की ने, बच्चे हो गए, लड़की रोज दरवाजे खटखटा रही है कोर्ट के, मेरे पति को छोड़ दो, मेरे पति को छोड़ दो, पर कोर्ट के नहीं, मिनिमम 10 साल की सजा है, जज साहब कुछ कर ही नहीं सकते। और अगर वो रिलेटिव है तो मिनिमम 20 साल की सजा है। वो रोज कोर्ट में जा रही है, साहब मेरा धनी है, मेरे छोड़ दो, मेरे धनी को छोड़ दो, प्लीज छोड़ दो, प्लीज छोड़ दो, प्लीज छोड़ दो, हमने सहमति से था, मैंने ही इनिशिएट किया था, मैंने ही इसे बुलाया था, मैंने ही सब किया था, मैंने ही इस पे दबाव डाला था, मैं सुसाइड कर लूँगी वरना शादी कर ले। और सर शादी हो गई, हमारा बच्चा भी है, मेरे बच्चे को पालने पोसने के लिए पैसे नहीं है, कमाने वाला कोई है नहीं, घर वालों ने मेरे को निकाल दिया है, सर मेरे पति को छोड़ दो, पर कोर्ट हाथ बंधे हुए। अभी एक केस आया है कुछ समय पहले ही, कोई जानकार में ही है, लड़का लड़की, रिकॉर्डिंग बंद कर दो एक बार रिवाइज कर दूं फिर बंद कर देना, है ना। देखिए हम क्या पढ़ रहे हैं, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012, एक्ट नंबर 32 ऑफ 2012, डेट ऑफ कंसेंट 19 जून 2012, ठीक है। डेट ऑफ इन्फोर्समेंट चिल्ड्रन डे, चिल्ड्रन डे पे ये लागू हो रखा है, ठीक है। कितने चैप्टर हैं? 9। सेक्शन कितने हैं? 40। शेड्यूल कितनी है? 1। 2 भागों में हमने इसे डिवाइड किया। कुछ प्रावधान है जो दांडिक है और कुछ प्रावधान है जो प्रक्रियात्मक। दांडिक प्रावधान और प्रक्रियात्मक। दांडिक प्रावधान में सबसे पहले चैप्टर 1 सिर्फ इंट्रोडक्शन है, प्रिलिमिनरी, सेक्शन 1 और 2, शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड, कमेंसमेंट और डेफिनेशन। यहाँ तक तो आपको इंडेक्स अभी याद हो जानी चाहिए, 18 तक, ठीक है। फिर चैप्टर 2 सेक्सुअल ऑफेंसेस अगेंस्ट चिल्ड्रन, जो पहले थे, सबसे पहले सेक्शन 3 में पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, फिर 4 में सजा, 5 में एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, 6 में सजा, 7 में सेक्सुअल असॉल्ट, 8 में सजा, 9 में एग्रीवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट, 10 में सजा, 11 में सेक्सुअल हरेसमेंट, 12 में सजा। कोई दिक्कत? फिर आता है यूज ऑफ चाइल्ड फॉर पोर्नोग्राफिक पर्पज, 3 ही सेक्शन है, 13, 14, 15। 13 बच्चे को पोर्न में यूज किया, ऑफेंस है, 14 में उसका पनिशमेंट।
15 में अगर ऐसा कुछ चीज़ आपके पास स्टोरेज मिलता है तो उसकी सजा है, ठीक है। फिर आता है चैप्टर 4 अबेटमेंट और अटैक। अबेटमेंट जिसे नहीं पता, उकसाने को बोलते हैं, मदद करने को बोलते हैं, हेल्प करने को बोलते हैं, कॉन्स्पिरेसी में भाग लेने को बोलते हैं। यदि किसी ने अपराध करने में पॉक्सो में आपकी मदद की है तो वो मदद किसे कहते हैं, सेक्शन 16, उसकी पनिशमेंट सेक्शन 17, और अटेम्प्ट किया किसी ने तो सेक्शन 8। वही सजा है जो अपराध करने की, अलग नहीं। क्लियर। फिर हमने पढ़ा प्रोसीजरल प्रावधान चैप्टर 5 से लेकर 9 तक। वहाँ 4 ही है, एक्चुअल में 3 ही है और यहाँ पर 5। पहला मैंडेटरी रिपोर्टिंग, आपको रिपोर्ट करना। आप कौन है डजंट मैटर, आप बच्चे हैं, आप बूढ़े हैं, आप मम्मी पापा है, आप स्कूल वाले हैं, आप टीचर हैं, आप रिक्शा वाले हैं, आप गार्ड हैं, कोई, आप बच्चे खुद हैं। अगर आपको पता है किसी बच्चे के साथ कोई अपराध हुआ है इस एक्ट का या होने की संभावना है तो आपके लिए कंपलसरी है कि आप नज़दीकी थाने या स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट में जाके, हमें पता ही नहीं क्या होती है स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट। क्यों नहीं पता है? क्योंकि ये एक्ट अपना काम नहीं कर रहा है। तो इस एक्ट ने कहा है पब्लिसाइज करो, हमें पता ही नहीं, किसको पता है क्या होती है, कुछ नहीं। चलिए, चैप्टर 5 कहता है मैंडेटरी रिपोर्टिंग नहीं करोगे तो 6 महीने तक का कारावास। और अगर आप खुद, आप अथॉरिटी हैं, आप हेड हैं और आपके किसी आदमी ने किया, उसे छुपा रहे, हाँ पापा की बेटी। फिर आता है चैप्टर 6, क्या है सर? स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो रहे हैं, ट्रायल नहीं स्टार्ट हुई है, पुलिस कर रही है या मजिस्ट्रेट कर रहे हैं, तो बहुत तरीके से करना है, चाइल्ड फ्रेंडली एटमॉस्फेयर रखना है। और आपको क्या नहीं करना है, पुलिस वाले की वर्दी में नहीं रहना है, ये सब बातें महिला करेगी बस। फिर चैप्टर 7 दैट इज स्पेशल कोर्ट स्पेशल पीपी, इनके लिए अलग से न्यायालय है, उनका काम सिर्फ कौन से मामले सुनना है, पॉक्सो के मामले सुनना है। इनके लिए अलग से वकील साहब हैं जिनका काम सिर्फ क्या है, पॉक्सो के मामलों में पैरवी करना। क्लियर। फिर हमने पढ़ा चैप्टर 8 दैट इज रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस, जज साहब के प्रोसीजर और पावर। कैसे रिकॉर्ड करेंगे, सीधे पर्सन नहीं पूछे जाएंगे, बच्चे को बार बार रेस्ट दिया जाएगा, बच्चे को बार बार नहीं बुलाया जाएगा, एक्यूज को नहीं दिखाया जाएगा, सीधे क्वेश्चन नहीं पूछ रहे, ये सारी बातें यहाँ पर लिखी हुई। क्लियर। नेक्स्ट चैप्टर 9, यहाँ लिखा हुआ है भाई आईपीसी में और इसमें दोनों में अपराध है कि नहीं? सजा कौन सी दोगे? जो ज्यादा है वो दे दो, जो जिसमें ज्यादा है वो दे दो। कुछ प्रावधान तो इसमें प्रोसीजर दे दिए, बाकी VNSS लगा दो। बाकी में जितना ज़्यादा हो सके इस एक्ट को पब्लिक तक पहुंचाओ, जितना ज़्यादा हो सके इसकी मॉनिटरिंग करो। ये सारी बातें कहाँ लिखी हुई है? चैप्टर 9 के। ठीक है, अब बात करते हैं।